अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को नस्ट एनईटी 2 में अभी जितने भी एमसीक्यूज आए हैं तमाम डेज के अंदर, डियर स्टूडेंट नस्ट एनईटी 2 के अंदर ऑल डेज के मैं मैथ के एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा और ये विद शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एंट्री टेस्ट के अंदर, नस्ट के टेस्ट के अंदर आप लोगों के पास टाइम बड़ा कम होता है, तो आपकी अप्रोच बड़ी मैटर करती है कि आपके क्वेश्चन, एक तो होता है ना कि आपको सिंपल क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूं, मैं आपको शॉर्ट टेक्निक्स के साथ बताऊंगा, सारे एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा। नस्ट एनईटी 2 के तमाम डेज में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं वो मैं सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा और विद शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से टाइमली आप लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि एनईटी 3 और 4 प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल अभी हमने अपना न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसमें चंद सीट्स अवेलेबल है। अगर आपका एनईटी 1 या 2 अच्छा नहीं हुआ, स्कोर अच्छा नहीं बना, तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। न्यू बैच में आपने कैसे इनरोल होना है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे न्यू बैच की डिटेल्स लें और इंशाल्लाह आप लोगों को एनईटी 3 से पहले कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी होगी। आइदर आप लोगों ने बायो के स्टूडेंट्स हैं, अप्लाइड साइंसेज का टेस्ट देना है, इंजीनियरिंग का, कंप्यूटिंग का या एनबीएस का, तो तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस में आप लोगों को पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे, एंड पे एफएलपीज होंगे। तो लाजमी इस न्यू बैच का डियर स्टूडेंट हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो अभी अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाता हूँ डियर स्टूडेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, जिसमें मैं एनईटी 2 के आज तक के जितने एमसीक्यूज आए हैं, एनईटी 2 के अंदर जो भी सीरीज चल रही है आप लोगों की, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करवाऊंगा। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन डियर सन, अगर अब आप देखते हैं ना, तो हमसे वो आर्गूमेंट पूछ रहा है। तो आर्गूमेंट निकालने का अब इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है, मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। वो प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट हमारे पास आर्गूमेंट की क्या होती है कि अगर आप लोगों ने किसी भी कंप्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने किसी भी कंप्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालना है जिसकी पावर भी है, तो आप डियर स्टूडेंट्स क्या काम करें, वो पावर जो होगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उस कंप्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट के साथ। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि किस तरह से जो आप लोग पावर के नीचे कंप्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट निकालें और फिर उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो आर्गुमेंट ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसका जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं पावर के नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर है डियर स्टूडेंट, इसका आर्गुमेंट निकालूंगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो ना डियर स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाले कम्प्लेक्स नंबर का जो हम आर्गुमेंट निकालते हैं उसका फार्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स। डियर स्टूडेंट, ऊपर हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट और नीचे हम लिखते हैं रियल पार्ट। तो और इसके बाद अगर इमेजिनरी या रियल पार्ट नेगेटिव भी हैं तो वो यहाँ पे पॉजिटिव लिखे जाते हैं। तो यहाँ से मेरा बेटा अब आप चेक कर लीजिए, आप लोगों के पास रियल पार्ट वन है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये जो वन है ये आप लोगों के पास रियल पार्ट है, और जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी। तो यहाँ से अब आप चेक कीजिए, मैं इसकी वैल्यूज प्लग इन करने लगा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कंप्लेक्स नंबर था तो माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट। अब डियर सर मेरे पास क्या था, थ्री अंडर रूट, क्योंकि मैं नेगेटिव साइन नहीं लिखूंगा। अभी मैंने आपको बताया इस फार्मूला के अंदर अगर रियल या इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव भी होगा तो उसको पॉजिटिव ही लिखना है, और रियल पार्ट मेरे पास कितना है, वन। तो यहां से अब डियर सर अगर अब आप देखते हैं ना, तो टेन किस एंगल के अंदर हमारे पास थ्री अंडर रूट वैल्यू देता है। तो ये अब अगर आप चेक करेंगे ना डियर स्टूडेंट, कि टेन किस एंगल के अंदर हमारे पास जो ये अंडर रूट थ्री वैल्यू देता है, तो वो अब आप देखेंगे तो वो 60 डिग्री है। वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, बाहर माइनस भी है। तो ये अब मैंने आर्गुमेंट निकाल लिया पावर के नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर था उसका। अब मैंने इसको पावर से मल्टीप्लाई भी करना है, ये वाली मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा। जब भी कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर है और आपसे आर्गुमेंट पूछा जा रहा है, तो आप पावर के नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैलकुलेट करें और फिर उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दें। अब पावर टू थी, तो टू को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 60 डिग्री से, तो मेरे पास एंगल एंगल आ जाएगा -120 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट याद रखिए, जब भी ऑप्शंस के अंदर बोथ या ऑल ऑफ दीज हो तो आपने रुक जाना होता है, ऑप्शन जरूर देखने होते हैं, क्योंकि 90% चांसेस होते हैं बोथ या ऑल ऑफ दीज जो हैं यही हमारे पास राइट आंसर होते हैं। अब अगर आप देखें ना, तो ये जो -120 डिग्री है डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ना, तो ये कंप्लेक्स नंबर इस तरह कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे इधर ये एंगल बना रहा है। अब जाहिर है हमारे पास ये -120 डिग्री है, तो इस तरह ये क्लॉक वाइज एंगल बन रहा है, ठीक है। अब अगर अब आप देखें ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से
एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां तक ये कितना एंगल बनेगा? टोटल कंप्लीट सर्कल में कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 अगर आप इस 120 के अंदर ऐड करते हैं तो ये ऊपर वाला एंगल आपके पास 240 डिग्री बनेगा। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कितना बन जाएगा? 240 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज इस कम्प्लेक्स नंबर तक का एंगल ये 240 डिग्री, और इधर से क्लॉकवाइज देखेंगे तो -120 डिग्री है। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, बोथ ए एंड सी है। -120 डिग्री भी है हमारे पास और 240 डिग्री भी है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। इस अप्रोच से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को डील करना है। जब भी कंप्लेक्स नंबर के ऊपर पावर है, पावर के नीचे जो कंप्लेक्स नंबर है उसका आर्गूमेंट निकालें। अब आर्गूमेंट मैंने बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंप्लेक्स नंबर हो तो आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो कैसे निकालते हैं। अब ये जैसे कंप्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो इसका आर्गूमेंट का ये वाला फार्मूला था, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, और इस फार्मूला के अंदर इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट अगर नेगेटिव भी होंगे तो पॉजिटिव पुट करने हैं। उसके बाद अब ये जो आपके पास एंगल आया था ये क्लॉकवाइज आ गया था कंप्लेक्स नंबर तक का -120 डिग्री, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो वो 240 डिग्री था। तो यूं हमारे पास जो इसका राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा -120 डिग्री और 240 डिग्री। टोटल कंप्लीट आपको पता है 360 डिग्री होता है, उसको -120 डिग्री 360 में से करेंगे तो 240 डिग्री हमारे पास आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग अगर लिखेंगे ना कंप्लेक्स नंबर वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पे, तो मेरे कंप्लेक्स नंबर पे 10-12 लेक्चर्स है, उसमें मैंने ये आर्गूमेंट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों ने अब मैंने तो आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया है, आप इसकी मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप इसको जब खुद करेंगे तो आप जल्दी करेंगे। तो जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा नेक्स्ट NET2 में जितने भी MCQs आए हैं वो सारे करवाऊंगा, और शॉर्ट टेक्निक्स के साथ करवाऊंगा। आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे से डियर स्टूडेंट्स करना है। अब मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर अब आप देखते हैं ना तो रिकमेंडेड मेथड यही है आप लोगों के लिए कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए तो उसको डायरेक्ट आप लोगों ने पुट करना है। जो भी लिमिट गिवन है उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करके चेक करें। तो यहां से अब मैं अगर x की जगह पे 3 मेरा बेटा पुट करता हूं ना तो ये 3 की पावर 4 -81/3 तो ये मेरा बेटा 0/0 फॉर्म बनेगी। तो जब भी 0/0 फॉर्म बन जाए तो आप लोगों ने इसका शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। आप लोगों ने नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है। तब तक डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के डेरिवेटिव लेते जाना है जब 0/0 फॉर्म ना बने। तो अब मेरा बेटा मैं अगर यही काम करता हूं, नोमिनेटर में x⁴ -81 है, तो x⁴ का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x³ -81 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 और -3 का 0। तो ये मैंने अब इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब आप लोग इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, x अप्रोचेस टू 3। तो यहां से मेरा बेटा अब जब मैं x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 3³ अगर अब आप देखेंगे तो वो 27, उसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 108 मेरे पास आंसर आएगा जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। इसमें मेरा बेटा अब आप लोगों ने देख के रखना है, जब भी पहले लिमिट डायरेक्ट पुट करें, अगर 0/0 फॉर्म बन रही है या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है, तो फिर हॉपिटल रूल अप्लाई करें। नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, उसके बाद आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो ये मेरा बेटा NET2 के जितने भी MCQs हैं ये सारे मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करवाऊंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी अब बड़ा रिपीट हुआ है, इसको पहले आप खुद ट्राई करें फिर आप लोगों को मैं करवाता हूं। अब बेटा ये वाले क्वेश्चन का भी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि आप लोगों ने इसको कैसे करना है। यहां पे मेरा बेटा अब आप देखो ना, A एंड B कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज। तो जो A और B हैं वो एक टास्क को कंप्लीट करते हैं 6 डेज के अंदर। इसी तरह मेरा बेटा B एंड C कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज। तो जो B और C है वो सेम टास्क करते हैं 12 डेज के अंदर। इसी तरह मेरा बेटा नेक्स्ट अगर अब आप देखते हैं तो C एंड A कैन कंप्लीट इट इन 4 डेज। तो जो हमारे पास सी और ए हैं वो उसको कंप्लीट करते हैं 4 डेज के अंदर। यहां से हमसे डिमांड की जा रही है हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड इफ सी वर्क अलोन। तो सी के अलोन का हमने वर्क निकालना है। मेरा बेटा अगर अब आप देखें ना इसका अब शॉर्टकट क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। ए बी कंबाइन ये टास्क कर रहे हैं 6 डेज के अंदर, तो ए बी 1 डे के अंदर कितना काम करेंगे वो अब डेफिनेटली 1/6 हो जाएगा। बी सी अगर टास्क कंबाइन 12 डेज में कर रहे हैं तो एक दिन में इनका कितना काम हो जाएगा वो 1/12 हो जाएगा। और सी ए अगर 4 डेज में ये टास्क कंप्लीट करते हैं तो एक डे में इनका कितना हो जाएगा 1/4। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सी
सी अलोन वर्क निकालना है। तो इसके लिए अब आप लोगों ने ये जो शॉर्टकट यूज करना है। अब चेक कीजिए सी किस किस में आ रहा है। बी सी के अंदर 1/12 इसका वर्क आ रहा है, सी ए इसके अंदर भी सी आ रहा है। तो जिनके अंदर सी आ रहा है उनके 1 डे के टास्क को आप लोगों ने ऐड कर देना है। बी सी दोनों के 1 डे का टास्क था 1/12, इसमें भी सी आ रहा है, और सी ए के कंबाइन एक दिन का टास्क करने का था 1/4। तो जिनमें सी आ रहा है उनके 1 डेज के टास्क को ऐड कर दीजिए, और उसमें से सब्ट्रैक्ट आपने कर देना है वो वाला 1 डे का टास्क जिसमें सी नहीं आ रहा। तो ए बी के अंदर सी नहीं आ रहा, तो ये 1/6 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और आप लोगों ने इस सब को डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आएगा, आप लोगों ने इसको ऐसे डील करना है। सी का वो पूछ रहा था, तो सी जिन जिन में आ रहा था उनके 1 डे टास्क को ऐड कीजिए, और जिनमें सी नहीं आ रहा, जिस तरह ए बी का 1 डे का टास्क था 1/6, इसमें सी नहीं आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें और नीचे 2 पे डिवाइड कर दें। अब आप लोगों ने इसको बस सिंप्लीफाइड कर लेना और इसका आंसर निकाल लेना है। 12 4 6 का आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो वो 12 आएगा हमारे पास। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब अगर अब आप देखेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 4 3 जार 12, 6 2 जार 12, और ये सारा डिवाइड हो रहा है 2 के ऊपर। तो यहां से इसको और सिंप्लीफाइड कर लीजिए। ऊपर अब हमारे पास बनेगा 4 6/12, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1/2, और ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास 2 के साथ, ठीक है। तो यहां से आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास सी के अलोन वर्क करने का डियर स्टूडेंट्स आ रहा है वो, अब यहां से डियर स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोगों ने और चेक कर लेना है इसको, इसकी कैलकुलेशंस को जरा आप लोग चेक कर लीजिए तो आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर अब आप देखते हैं ना, तो कैलकुलेशंस आपने बड़ा केयरफुली करनी है। इधर माइनस आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास जो अब चीज बनेगी वो माइनस में आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/12। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1/6, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1/6, इसको 2 से डिवाइड करें, 1/6 को 2 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/12। जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/12। तो मेरे बेटा सी एक दिन में काम करता है 1/12, तो सी अलोन ये कितने दिनों में काम करेगा, वो 12 डेज के अंदर करेगा। ये तो उसका 1 डे का सी का टास्क आ गया। तो सी कंप्लीट टास्क कितने डेज में करेगा 12 डेज के अंदर। तो यहां से अब आप देख सकते हैं 12 हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो ये इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया। आप पहले चेक कर लीजिए, ए बी टोटल टास्क कर रहा था 6 डेज में, बी सी 12 डेज में, सी ए 4 डेज में। तो मैंने इनका 1 डे का टास्क निकाल लिया। ए बी 1 डे में 1/6 टास्क करेगा, बी सी 1/12। अब सी का अलोन वर्क निकालना था वो कितने दिनों में, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड इफ सी वर्क्स अलोन। तो सी कितने दिनों में ये टास्क कंप्लीट करेगा। आप लोगों ने जिनमें सी आ रहा है, बी सी और सी ए में सी आ रहा है, इन दोनों टास्क को ऐड करके, जिसमें सी नहीं आ रहा वो सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करके सिंप्लीफाइड कर लीजिए। सी के एक दिन का काम आ जाएगा 1/12। तो सी टोटल कितने दिनों में टास्क कंप्लीट करेगा, वो 12 डेज के अंदर, जो कि अभी मैंने आप लोगों के सामने शो किया। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। बड़े ज्यादा केयरफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 90% बच्चे कैसे करेंगे, वो करेंगे कि ये साइन है, साइन इनवर्स है, ये आपस में कट जाएंगे और पाई इसका आंसर होगा, और ये ऑप्शन में भी गिवन है, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो डियर स्टूडेंट ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील करना है, क्या इनके अंदर लॉजिक है। अब बेटा इस चीज को आप लोग समझें, जो हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन होता है ना, इसकी मेरे बेटा जो रेंज होती है, अगर मैं आप लोगों के पास साइन इनवर्स की रेंज लिखूं ना, तो जो हमारे पास ये अगर मैं आप लोगों के सामने वाई फंक्शन लिखता हूं जो कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, ये मेरे बेटा जो टेबल है ना इनवर्स फंक्शंस की डोमेन रेंज वाले, ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स की मेरे बेटा जो रेंज होती है ना, ये हमारे पास π/2 से लेस होता है, और -π/2 से जो y है ये ग्रेटर होता है। ये हमारे पास रेंज है साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की। ये इसकी मेरा बेटा रेंज है -π/2 से π/2 के दरमियान। π/2 यानी 90 से बड़ा इसका आंसर नहीं आ सकता। अब अगर आप देखें ना, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें साइन इनवर्स पे जब आप साइन पाई अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर रहे हैं तो पाई लिख रहे हैं, जबकि साइन इनवर्स की जो रेंज है, जो इसकी वाई की वैल्यूज होती हैं, वो 90 से बड़ी हो ही नहीं सकती। ये इसकी रेंज मैंने आपके सामने लिखी है। तो इस तरह से अब आप लोग इसको सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। जैसे अब ये देखिए, ये क्या है, साइन इनवर्स इंटू साइन पाई, ये लिखा हुआ था ना। अब साइन पाई हमें पता है क्या होता है, हमारे पास जीरो,
साइन पाए हमारे पास क्या होता है, जीरो, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स जीरो। तो साइन किस एंगल के अंदर जीरो वैल्यू देता है, ये डियर स्टूडेंट हमें पता है, 0 डिग्री के अंदर। तो यूं हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस तरह से आपने इनको डील करना है, आपको डोमेन रेंज इनवर्स फंक्शन की आनी चाहिए। अब वैसे 90% बच्चे साइन इनवर्स को साइन से काट के पाई को टिक कर देंगे, जो कि इसमें मिस्टेक है। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक होती है। इसमें आप कोई भी एक्स अप्लाई करें तो आंसर 90 से बड़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब साइन इनवर्स अप्लाई, साइन पाए साइन इनवर्स पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वो कभी भी पाए नहीं हो सकता, वो तो उसकी रेंज से ही बाहर जा रहा है। तो आप लोगों ने सिंपल साइन पाए जो कि जीरो है, साइन इनवर्स इनटू जीरो तो वो जीरो, इस तरह आप लोगों ने इसको सिंपल वे से सॉल्व करना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको समझ आया कि हमने इसको कैसे डील करना है। तो ये जितने भी अभी तक NET 2 के अंदर डिफरेंट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो मैं सारे आपको करवा रहा हूं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट इनको समझना है, ताकि किसी किस्म की भी कोई मिस्टेक आप लोगों के पास से ना हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। और प्रॉपर तैयारी के लिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे से तैयारी की जाए, तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। इसके अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेंज ऑफ इनवर्स साइन फंक्शन। तो अगेन अब आप देखें, मैं अभी आपको बता कर आया हूं कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की डोमेन रेंज, ये आप याद कर लीजिए, वो क्या थी, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड भी है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 है और लेस देन इक्वल टू π/2 है। तो डिपेंड करता है ऑप्शंस के अंदर कैसे गिवन है। तो बीटा हमारे पास इसका क्या आंसर है डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको अब आप चेक कीजिए। इसमें वो कहता है इफ P Q R S R इन जीपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो इन जीपी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स करने के लिए ना, आप लोगों ने कोई से 4 नंबर जीपी के अंदर ले लेने हैं। ठीक है, कोई से 4 नंबर। आपको अब क्या गिवन थे, जैसे वो बता रहा था ना PQRS, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अब 4 नंबर कोई भी जीपी में ले लूंगा। मैं पी को 1 ले लेता हूं, आगे मैं 2 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं और 8 ले लेता हूं। अब ये मैंने कोई से भी आप 4 नंबर जीपी में ले सकते हैं। अब चेक कर लीजिए, ये जीपी में हर अगले नंबर को पिछले पे डिवाइड करें तो आप लोगों के पास आंसर सेम आ रहा है, इनकी कॉमन रेशियो सेम आ रही है। ठीक है, 2 की आ रही है। अब ये 4 नंबर डियर सर मेरे पास जीपी में है, तो मुझसे पूछा क्या जा रहा है, इफ PQRS इन जीपी, 4 नंबर मैंने जीपी मिलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो इन जीपी, तो इनमें से कौन सा जीपी में है। तो आप इसको बारी बारी चेक कर लीजिए, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं। अब आप बारी बारी इसको कैसे चेक करेंगे, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन में अगर हम देखते हैं ना, तो हमारे पास आ रहा है P+Q, आगे क्या आ रहा है Q+R, और आगे क्या आ रहा है R+S। तो चेक करते हैं ये जीपी में है या नहीं। P मेरे पास कितना था 1, Q मेरे पास कितना था 2। तो ये मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ना, इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, Q 2 था और R कितना था 4। इसी तरह R+S करें, R मेरे पास कितना था 4 और S मेरे पास कितना है 8। तो ये अब अगर अब आप देखेंगे ये 3 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 12 बन जाएगा। चेक कर लीजिए जीपी में है। आप 6 से 3 को डिवाइड करें 2 आता है। ठीक है, और आप 12 पे 6 को डिवाइड करें 2, तो ये तो जनाब मेरा जीपी में बन गया। अब मैं दूसरा चेक करता हूं कि मेरे पास जीपी में है या नहीं। वो क्या था, मैं लिखता हूं इधर, ये मेरे पास है P-Q, आगे मेरे पास क्या है Q-R, और आगे मेरे पास क्या है R-S। तो इसको अब हम चेक करते हैं जीपी में है या नहीं। P मेरे पास कितना था 1, Q मेरे पास कितना था 2, तो P-Q हो गया। Q-R अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2-4, और R-S करता हूं तो ये 4-8 आएगा। तो यहां से अब हम चेक कर लेते हैं कि ये जीपी के अंदर है यानी -1, -2, -4। अब आप अगेन देखें, हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें तो अगेन ये जीपी के अंदर है, इनकी कॉमन रेशियो सेम आ रही है। मैं तो अब बेटा आपको समझाने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ना, आप इसको खुद से जल्दी करेंगे। अब ये PQQR RS, इसको अब हम चेक करते हैं। पहले मैं लिखता हूं, तीसरा अब हम चेक करते हैं कि जीपी के अंदर है या नहीं। ये मैंने दूसरे वाला किया था चेक, ठीक है, जो कि जीपी के अंदर था, और इससे पहले पहले वाला भी हमने चेक कर लिया, ये भी जीपी के अंदर था। तीसरे में क्या है PQRS। ठीक है, तीसरा हमारे पास है PQQR और RS। तो यहां से मेरे बेटा अब इसकी वैल्यूज आप प्लग इन कर लीजिए। ठीक है, PQQR RS मैंने आपके सामने लिखा। तो यहां से अब बस इनकी वैल्यूज प्लग इन करते हैं। P हमारे पास कितना है 1, Q हमारे पास कितना है 2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इसी तरह अब अगर आप देखेंगे तो Q 2 है और R हमारे पास कितना था 4।
आगे अब देखेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको पता चल गया आर हमारे पास 4 है और एस हमारे पास कितना है 8। तो इनको आप चेक कर लीजिए, ये 2 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 32 और ये भी जीपी के अंदर है। 8 को 2 पे डिवाइड करें, ये 32 को 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास कॉमन रेशियो 4 सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे 1 2 3 ये सारे के सारे जीपी के अंदर है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपके पास पी क्यू आर एस जीपी में है तो ये P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस एस, या P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, या आर माइनस एस, या पी क्यू क्यू और आर एस ये जीपी के अंदर है या नहीं। तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो अपने पास से 4 जीपी में नंबर ले लीजिए, उसके बाद इनकी कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए कौन जीपी में है और कौन जीपी में नहीं है। तो इस तरह से मेरा बेटा आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को इन शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू करना है। जब आप खुद से करेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे, मैं तो आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। अब बेटा इस वाले क्वेश्चन में अगर अब आप देखते हैं ना, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो ये क्या बनाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ की फैक्ट्स लिखवाता हूं, उनको आप लोगों ने नोट रखना है, तो इंशाल्लाह इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, जो रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है ना, वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ये लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स, जो हम रेसिप्रोकल करते हैं ऑफ टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस, ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस, वो हमारे पास क्या बनाती हैं फॉर्म, वो हमारे पास बनाती हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, वो हमारे पास क्या बनाती हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये आप लोगों ने एक बेटा पहला की फैक्ट याद रखना है। अब इससे ही आपका आंसर होगा रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, वो हमारे पास क्या बनाएंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यानी अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ना, उसकी टर्म्स का आप रेसिप्रोकल करते हैं तो फिर भी वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ही रहेंगे, उनमें कॉमन रेशियो सेम होगी। दूसरा फैक्ट भी आप याद रखिए, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस, तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, रेसिप्रोकल, जो आप रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस, ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस, ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस फॉर्म, वो क्या बनाती हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, वो क्या बनाती हैं अरिथमेटिक। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने फैक्ट्स याद रखने हैं इनको, और ये आपको बड़ा फायदा होगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो ये दूसरा फैक्ट हमारे पास आ गया, क्योंकि ने नस्ब के अंदर ये काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा। अब डियर स्टूडेंट जो तीसरा फैक्ट मैं लिखने लगा हूं वो भी याद रखिएगा कि अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स का, यहाँ पे मैं लिखता हूं बल्कि रेसिप्रोकल अगर आप करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स, आप रेसिप्रोकल करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, आप रेसिप्रोकल करते हैं ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो वो हमारे पास क्या बनेगा अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्म मे और मे नॉट, और मे नॉट। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको नोट रखना है, मे और मे नॉट हार्मोनिक सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा कि जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन रेशियो सेम होती है, सॉरी कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसकी टर्म्स का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो वो हार्मोनिक सीक्वेंस बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। अब क्वेश्चन ये है कब बनेगा कब नहीं बनेगा। अगर तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में जीरो आ गया तो फिर टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो आपको पता है 1/0, उसका रेसिप्रोकल करेंगे वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उसमें जीरो टर्म आ रही है, फिर उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं बनेगा। और अगर कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर उसमें जीरो ना हो तो फिर उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से हार्मोनिक सीक्वेंस बनेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ हार्मोनिक अरिथमेटिक सीक्वेंस मे और मे नॉट फॉर्म हार्मोनिक सीक्वेंस। अब कब हार्मोनिक सीक्वेंस रेसिप्रोकल टर्म करने से बनेगा कब नहीं बनेगा मैंने बता दिया। जीरो होगा अरिथमेटिक सीक्वेंस में तो टर्म का रेसिप्रोकल करने से हार्मोनिक सीक्वेंस
नहीं बनेगा। और अगर जीरो नहीं है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो फिर उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो हार्मोनिक सीक्वेंस बनेगा। तो इसलिए आप लोगों ने इसको ऐसे देखा करना है कि अगर कोई हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस क्या है जिसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है, ऐसे आपने ये याद रखना है। तो ये आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन, और इसको अब आप देखिए ये कैसे होगा। पहले इसको खुद ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूं। Which of the following arithmetic progression will not form a harmonic progression after taking the reciprocal of a term? अब वो कह रहा है कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जिसका रेसिप्रोकल करने से हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं बनता। तो मैंने आपको बताया था वो वाला सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाए, जीरो इंक्लूड आ जाए, जिसके अंदर क्या आ जाए, जीरो। ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें जीरो वाली टर्म आएगी, तो उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से आप लोगों का जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगा। जैसे अब ये देखें, आप लोगों ने ऐसे नहीं कहना कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल बने तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता है, ऐसे ना याद रखें। इसको आप ऐसे याद करें कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसका रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जीरो वाली टर्म आ गई तो उसका रेसिप्रोकल करने से हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जीरो वाली टर्म नहीं होगी और वो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस, फिर उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो ये मेरे बेटा आप लोगों ने कुछ की फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बी वाला ऑप्शन देखें ना, बी वाला इस सीक्वेंस को अगर मैं चलाता हूँ, -21 -18 -15 जीरो जीरो के डिफरेंस से आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां से इसके बाद क्या आएगा, -12 आएगा। ये मैं आगे से रेज करता हूँ ताकि मैं इसको सारे को लिख लूँ, आपको जरा पता लगता रहेगा। ठीक है, -3 करते हैं, -12 के बाद क्या आएगा, -9 आएगा, -6 आएगा, -3 आएगा, और आगे जीरो आ गया। तो अब आप देखें इस बी वाले ऑप्शन में इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जीरो वाली टर्म आ गई है, तो इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। तो ये वाली चीज मेरे बेटा आपने याद रखनी है। यही उसने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल नॉट फॉर्म अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो वो वही वाला होगा जिसके अंदर जीरो आ जाएगी, उसकी टर्म का रेसिप्रोकल करने से हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। बाकी तमाम के अंदर जीरो वाली टर्म नहीं आती और वो क्या बनेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेंगे। ठीक है, उनका रेसिप्रोकल करने से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको जरा अब आप लोग कीजिए। तो ये भी अब सबसे पहले आप लोगों ने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी होती है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं ना, तो ये साइन जीरो ओवर जीरो अंडर, तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई। तो जब भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाए, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव जब हम लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉज एक्स, और ये जो एक्स अंडर रूट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स रूट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये मेरे बेटा मैंने नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लिया, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लिया, और लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को। लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को। तो यहां से मेरे बेटा बस आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। ये जो बटे का बटा 2 इंटू एक्स अंडर रूट है, ये ऊपर जाके मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x अंडर रूट और साथ क्या आ जाएगा, कॉज एक्स। यहाँ पे अब इसमें मेरा बेटा आप लोग लिमिट पुट कीजिए। वो लिमिट कैसे पुट करेंगे, 2 इंटू जीरो आ जाएगा, और साथ कॉज जीरो तो 1 होता है, मगर ये जीरो अंडर रूट जीरो हो जाएगा, तो ये सबको क्या कर देगा, जीरो। तो हमारे पास अल्फा इसका राइट आंसर है जो कि हमारे पास आ गया। अच्छा जी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये भी अगर अब आप देखेंगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप जो मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूं इनके थ्रू आप लोगों ने करना है तो इंशाल्लाह आपका ठीक होगा। एलन और ई आपस में इनवर्स फंक्शन होते हैं, तभी तो अब आप देखें ना कि एलन ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। एलन और ई आपस में कट जाते हैं, तो ये भी सेम इसी तरह ही है मेरा बेटा। एलन और ई आपस में कट जाएंगे तो पीछे सिंपल x-3 बचेगा। इसकी अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो x-3 की इंटीग्रेशन अब कैसे करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 1 है ना, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल 1 में एक ऐड करें और सेम पावर से डिवाइड कर दें। -3 कांस्टेंट है कहला, तो उसके साथ एक्स लगा दें प्लस सी। तो ये हमारे पास मौजूद है हाफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस सी, बीटा ऑप्शन में ये हमारे पास, सॉरी सी ऑप्शन में ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये सी ऑप्शन है बेसिकली। ए ऑप्शन भी ऊपर लिखा हुआ है, बी के ऊपर उसका ऑप्शन है, तो ये सी है, हाफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस सी। ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक दफा आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। अब मेरे बेटा ये वाला क्वेश्चन अगर अब आप देखते हैं ना, तो e की पावर -5 का डेरिवेटिव लेना। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक भी कर सकते हैं कि अगर e की पावर वेरिएबल हो, जैसे e की पावर x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x एज इट इज और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं।
मगर यहाँ पे ई की पावर पे कांस्टेंट है, ठीक है। एक और भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास वेरिएबल के ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर हो, जैसे एक्स की पावर एम, तो उसका डेरिवेटिव का पावर रूल क्या है? पावर पहले लिखते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, और पावर के नीचे जो वेरिएबल हो, जैसे एन के नीचे अब एक्स वेरिएबल है, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो ये जरा मैं आपको रिकॉल भी करवा देता हूँ डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कैसे डील करना होता है। और अगर हमारे पास जैसे अब ये ई की पावर -5 है, तो ई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.718, और -5 भी कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली ओवरऑल सारे ही कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब हमने डेरिवेटिव लेना होता है तो डियर वो क्या हो जाता है? जीरो। तो ये बेसिकली अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो हम लेंगे वो क्या आएगा? जीरो, और वो इसमें है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब डियर स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे डील करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों ने डील करना होता है। बेसिकली आर्क कॉज का मतलब होता है ये इस तरह से है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है और आगे हमारे पास आर्क कॉज, इसका मतलब है कॉज इनवर्स 4/5। ये वाला ये क्वेश्चन है जिसको हमने डील करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना, कॉज इंटू 4/5, यहां से आप राइट ट्राइंगल कंप्लीट कर लीजिए। अब कॉज हमें पता है कि बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। बेस हमारे पास कितनी है? यहाँ पे 4, और हाइपोटेनियस कितना है? 5। यहां से अब आप लोगों ने ये परपेंडिकुलर निकाल लेना है। तो राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड मुझे नहीं पता, इसको मैं एक्स कह लेता हूँ, एक्स का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये मैंने परपेंडिकुलर कितना निकाल लिया? 3। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें, मैंने जो ब्रैकेट्स के अंदर ये आर्क कॉज था, इस कॉज को यूज करते हुए राइट ट्राइंगल कंप्लीट कर ली। अब ये जो बाहर साइन है ना, इसकी आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट? साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस आप लोगों के पास कितना है? 5। तो ये अब आप देख भी सकते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल ये लाइन वर्टिकल होती है, ये हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर होती है जो कि 3 है। ये इंक्लाइंड लाइन हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, और ये हमारे पास बेस होता है। तो ये मेथड है, आप लोगों ने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो ब्रैकेट्स के अंदर है उससे राइट ट्राइंगल कंप्लीट कीजिए और बाहर वाले फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लीजिए। आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा 3/5, जो कि अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो सी ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। ये डियर स्टूडेंट जो भी NET 2 के तमाम डेज में क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं, और विद शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। ये वाला क्वेश्चन अब आप करें, फिर मैं करवाता हूं। अब मेरे बेटे ये वाला आप क्वेश्चन देखें ना, जिसमें वो आपको बता रहा है कि NC15 ये इक्वल है NC10 के, और आप लोगों ने n की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो कि प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि अगर NCX ये इक्वल हो NCY के, तो फिर मेरे बेटे जो हमारे पास n होता है वो इन सिलेक्शन के सम के इक्वल होता है। नीचे सिलेक्शन होती है, जैसे इसकी n में से x ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हो रही है, इसकी n में से y की हो रही है, तो n x प्लस वाई की इक्वल होगा। तो यहां से अब आप देखें ऊपर n सेम है, ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर दीजिए। तो यहां से अब जो ऊपर आपको जो गिवन था, मैं इधर जरा करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहां से अब आप चेक कीजिएगा, यहां से अब हमारे पास जो n होगा वो इक्वल होगा 15 प्लस 10 के। तो हमारे पास n की वैल्यू 25 आएगी, जो कि बेटा बीटा ऑप्शन में मौजूद है। ठीक हो गया जी। ये वाला क्वेश्चन अब आप देखें कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट क्रिकेट टीम्स ऑफ 11 पेयर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 16 प्लेयर इफ वन प्लेयर मस्ट बी इंक्लूडेड। तो आप लोगों ने 16 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, मगर वो आपको क्या कह रहा है कि एक प्लेयर उन्होंने खुद ही सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक प्लेयर सेलेक्ट हो गया हुआ है वो आपने टोटल में से भी निकाल देना है और अपनी सिलेक्शन में से भी निकाल देना है। अब यानी कि आप लोगों ने 15 में से 10 बंदे सिलेक्ट करने हैं, एक तो उन्होंने वैसे ही इंक्लूड कर लिया हुआ है। तो मेरे बेटा जो 15C10 है, अगर मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताऊं, उसको हम यूज करेंगे कि अगर हमारे पास जो NCR, अगर हम n में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम n में से जो n माइनस आर ऑब्जेक्ट है उनको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर n में से r सेलेक्ट कर रहे हैं तो n में से n माइनस आर की वैसे ही सिलेक्शन हो जाती है। तो NCR ये इक्वल होता है NCN माइनस आर के, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी अब हम इधर यूज करते हैं। 15C10 को हम कैसे यूज करेंगे? बजाय इसके कि मैं 15C10 को यूज करूं डियर सर, ये इक्वल होगा 15C15 में से 10 को माइनस कर दीजिए, ठीक है।
आप जब 15 में से 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो 15 में से 15 - 10 की ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगी। तो अब बजाय इसके कि मैं 15C10 को सॉल्व करूं, मैं सॉल्व करूंगा 15C5 को। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करने का शॉर्टकट होता है, जैसे 15 के नीचे 5 है तो 15 को कंजेक्टिव 5 डिजिट्स तक पीछे आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो मेरे पास ये आया 15, 14, 13, 12, 11, और नीचे आप लोगों ने लिख लेना है डियर स्टूडेंट 5 फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास क्या होता है 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो अब बस आप लोग इसकी कटिंग कीजिए, आप लोग इसको सॉल्व करें, इसकी कटिंग करें, तो आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कटिंग भी आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसमें तो आप कोई नहीं, जैसे ये देखें ना, ये 5, 3 जार 15 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये जो 4 है ये 4, 3 जार 12 हो जाएगा, ये जो 2 है ये 2, 7 जार 14 हो जाएगा। तो 7 को 13 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से, फिर 11 से करें, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 3003 आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3003 आ जाएगा, और वो सी ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से मेरे बेटा हमने इन क्वेश्चंस को करना है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको NET 2 के तमाम डेज के क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो NET 2 2026 में आए हैं। तो ये वाला अब आप लोग क्वेश्चंस पहले ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको कैसे करना है। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है हाउ मेनी ट्राई एंगल्स, कितनी ट्राई एंगल्स बन सकती हैं फ्रॉम इनसाइड अ हेक्सागोन। ठीक है सर, तो हेक्सागोन में हमें पता है कि हमारे पास जो 6 साइड्स होती हैं, अगर मैं हेक्सागोन आप लोगों के सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो हेक्सागोन के अंदर डियर सर इस तरह से हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने ये ड्रॉ भी एक हेक्सागोन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेक्सागोन के अंदर 6 साइड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है। तो अब इसके अंदर हमने देखना है कि कितनी हमारी यानी 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हेक्सागोन के अंदर 6 साइड 6 पॉइंट, तो इनके अंदर हम कितनी ट्राई एंगल्स बना सकते हैं। जैसे अभी अब आप देखें, अगर मैं एक ट्राई एंगल बनाऊं तो इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो कितनी टोटल इस हेक्सागोन के अंदर कितनी ट्राई एंगल्स बन सकती हैं, तो ट्राई एंगल बनाने के लिए हमें कितनी पॉइंट्स की जरूरत होती है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास ट्राई एंगल्स के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हेक्सागोन हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, 6 साइड्स हैं, और इनमें से 3 पॉइंट्स को मिला के हमारे पास ट्राई एंगल बनती है। तो 6 3 को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा कि हेक्सागोन के अंदर कितनी ट्राई एंगल्स हम बना सकते हैं उसके वर्टिसेस को यूज करते हुए। तो अगेन इसको कैसे शॉर्टकट है, 6 के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 6 को 3 डिजिट्स तक पीछे कंजेक्टिव मल्टीप्लाई कर दे। 6, 5, 4 ऊपर 3 डिजिट्स होंगे और नीचे 3 फैक्टोरियल, जो कि 3, 2, 1 हो जाएगा। ये 3 मेरे बेटा कट जाएगा, 3 2 जार 6, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20। तो यहाँ से अब हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ से अब आप बेटा चेक कर सकते हैं कि हेक्सागोन के अंदर उसके वर्टिसेस को यूज करते हुए हम 20 ट्राइएंगल्स बना सकते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने इसको डील करना है। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देखें, ये वाला क्वेश्चन अब हमने विदाउट कैलकुलेटर यूज करना है, यानी कैलकुलेटर तो अब आपके पास नेक्स्ट के टेस्ट में नहीं ना होगा। cos 15 cos 75 ये वाला अब क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मेरे बेटा अब आप लोग चेक करें कि इसको हम कैसे अब करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करें, फिर आप लोगों को मैं समझाता हूँ। मेरे बेटा याद रखिएगा, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वहां पे को रेशियोज आपस में सेम होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं कि हमारे पास मैं इधर आप लोगों के सामने अगर लिखता हूं ना यहाँ पे, ठीक है। तो जो कॉज अल्फा है वो साइन बीटा के इक्वल होगा कब, अगर हमारे पास इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी अब आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से अब मेरा बेटा देखें, ये जो कॉस 75 डिग्री है, कॉस 75 में क्या ऐड करें तो 90 आता है 15 डिग्री। तो ये कॉस 75 डिग्री साइन 15 डिग्री के इक्वल होगा। साइन और कॉस को रेशियो है, आपस में इक्वल होंगी अगर इन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, 75 और 15। अब जैसे आप ये देखें ना, साइन 60 डिग्री आप इक्वल रखते हैं कॉस 30 डिग्री के, क्यों भला, क्योंकि 60 और 30 डिग्री का सम 90 डिग्री या साइन और कॉस को रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं। तो अब ये जो कॉस 75 डिग्री लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 15 डिग्री, लिख सकता हूं ना, और पीछे भी क्या लिखा हुआ है कॉस 15 डिग्री। तो ये अब आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास ये अब बन गया कॉस 15 साइन 15, 2 की कमी है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, और मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, अब एंगल सेम है। तो यहाँ से अगर आप एक प्रॉपर्टी नोट करें कि हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉस बीटा ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन 2 अल्फा के, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं, एंगल सेम होता है। 2 साइन अल्फा
कॉज अल्फा ये किसके इक्वल होता है, साइन टू अल्फा के। यहां से अब अल्फा एंगल आपके पास 15 डिग्री है। तो अब मेरे बेटे इसको हम कैसे फर्दर करेंगे, अगर मैं नीचे लेकर आता हूं तो 1/2 तो एज इट इज आएगा। देखिए मैं कैलकुलेटर के बगैर अब इसको आपको तरीका बता रहा हूँ। और साइन ऑफ टू अल्फा, साइन ऑफ टू अल्फा आपके पास कितना है, 15 डिग्री। तो मेरा बेटा 15 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री, इंटू क्या बन जाएगा, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। तो इस तरह से अब हमने इन क्वेश्चन को डील किया। अब आप देख सकते हैं कैसे विदाउट कैलकुलेटर हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो ये तरीकाकार होता है। इस तरह की टेक्निक्स बेटा आपको पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से बताई जाती हैं। NET 3 और 4 के लिए अभी अभी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आज ही कॉन्टैक्ट करें। और तमाम सब्जेक्ट्स की इसमें क्लासेस होती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे और एक्सपर्ट टीचर आपको करवा रहे होंगे। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अब आप देखिए ना, एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स वाला सिंबल डाल लीजिए। और एक आपको बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। और इनका ए बी डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने आपको यहाँ पे बतानी है शॉर्ट टेक्निक। अब ए बी डिटर्मिनेंट हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है, ये ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट इन दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट होती है। तो यहां से मेरे बेटा मैं पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, -2 को 5 से करूंगा तो -10। तो मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट -10 आ गया। इसी तरह मैं बी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो 5 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 -6। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब मैंने ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है जो कि इन दोनों की इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि ए बी होल डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, -90। तो इसका मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, -90। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मैं आपको बताऊं जो NET 2 में आया हुआ था। इसमें अब डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखते हैं ना, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, x² गिवन है, -10x गिवन है, +a+2 +a+2 =0, ये =0 है, ठीक है। तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका एक रूट आपको गिवन है। वन रूट हमारे पास कितना है, 5 + 10 अंडर रूट। तो ये मेरे बेटा सर्ड है। सर्ड क्या होती है, जिसमें साथ एक इर्रेशनल नंबर है। अब 10 का पूरा पूरा कंप्लीट रूट नहीं होता, तो ये 10 हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरह हमारे पास जो होता है ना, ये अगर ये डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको सर्ड गिवन है ना, तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा रूट। अब ये 5 + 10 अंडर रूट एक रूट है, तो 5 - 10 अंडर रूट उसका दूसरा रूट होगा। तो ये टेक्निक अब आपने याद रखनी है। जब भी मेरा बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सर्ड है तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा। अब मुझे दोनों रूट्स का पता चल गया, मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। ए किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूट्स की, वो क्या होती है, C/A, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे बेटा C आपका ये कांस्टेंट है, मैं इधर लिख देता हूँ। x² का कोफिशिएंट A होता है जो कि 1 है, x का कोफिशिएंट B होता है जो कि हमारे पास -10 है, और ये जो a+2 है ये कांस्टेंट है, ये C है हमारे पास। तो C/A, A तो x² का कोफिशिएंट 1 है और C कितना था, a+2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं निकालता हूं ना, तो ये a+2 आ जाएगा और नीचे a1 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट्स मेरे पास कितने थे, एक था 5 + 10 अंडर रूट और दूसरा कितना हो जाएगा, 5 - 10 अंडर रूट, क्योंकि ये सर्ड है और कंजुगेट दूसरा रूट होगा इसका। अब ये a+b और a-b वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। a+b और a-b वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ये डियर स्टूडेंट अगर मैं सामने रखूं को, अब आप लोगों ने ना ये बड़ा केयरफुली डियर स्टूडेंट देखना है, ठीक है। बड़ा केयरफुली आप लोगों ने इसको चेक करना है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी, ताकि कैलकुलेशंस के अंदर कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। तो a+2 मेरे बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, a+b a-b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना था, 10 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 25 - 10 और ये इक्वल किसके है, a+2 के। तो यहाँ से मेरा बेटा अब अगर आप इसको देखेंगे तो a+2 हमारे पास, मैं तो अब आपको समझाने के लिए इतनी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ ना, आप ये मेंटल कैलकुलेशंस करेंगे। 215 में से माइनस हो जाएगा तो a हमारे पास 13 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट, वो कितना बन जाएगा, 13, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील करना है और क्या इनके अंदर लॉजिक है, इस तरह से आपने इनको डन करना है।
अब मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अब आप देखते हैं ना, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 40। 0 और 40 के दरमियान जो ऑड नंबर है, अब हमें पता है एक ऑड नंबर 1 होता है, उसके बाद फिर 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, तो ये चलते जाएंगे। और 40 से पहले जो ऑड नंबर है वो 39 है। तो अब हमने इनका निकालना। अब जाहिर है अगर टोटल 40 नंबर है ना, तो इनमें से 20 इवन है और 20 ऑड नंबर है, ठीक है। तो 20 हाफ ऑड नंबर होते हैं और हाफ इवन होते हैं 0 से 40 तक। तो टोटल हमारे पास ये कितने ऑड नंबर हैं जिनका हमसे सम पूछा जा रहा है, वो 20 है। अब मेरे बेटा इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप लोगों से जब भी ऑड नंबर्स का सम पूछेगा ना, तो ऑड नंबर्स के सम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो मैं अब आपको इधर लिखता हूं ताकि आपको पता चले। यहां पे मैं लिखता हूं सम ऑफ एन पॉजिटिव। एन से मुराद कितनी कितने ऑड नंबर का सम आपसे पूछा जा रहा है, सम ऑफ एन पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो इसका मेरा बेटा क्या शॉर्टकट होता है, आप लोगों से डियर स्टूडेंट में इसी तरह के शॉर्टकट काफी पहले भी मैंने शेयर किए हुए हैं, एन स्क्वायर। तो अब कितने ऑड नंबर हैं 0 से 40 के दरमियान, टोटल आपके पास ऑड नंबर 20 हैं, इनका आप लोगों ने अब निकालना है सम। तो सिंपल आप लोग मेरे बेटा फार्मूला यूज कीजिए। फार्मूला अब हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, हमने एन का स्क्वायर कर देना है, तो एन आपके पास 20 है, तो यहां से मेरा बेटा अब आप लोग टी का स्क्वायर कर लीजिए और आप लोगों के पास आंसर कितना आ जाएगा। आप लोगों के पास कितना आंसर आ जाएगा जब 20 का स्क्वायर आप करेंगे, तो वो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा इसका तरीकाकार था कि हमने इसको कैसे डील करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो अब वैसे भी आप इसको देख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन से भी आप इसको जज कर सकते हैं। 400 का आप देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, रूट लेंगे तो 20 आ जाएगा, 420 नहीं परफेक्ट स्क्वायर, 399 भी नहीं, और 1600 का आपको पता है 400 है, ठीक है। तो ऑप्शंस के थ्रू भी आप इसको डील कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि कौन सा राइट आंसर है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, तो इसको जरा अब आप चेक कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कैसा। अच्छा इसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये वाले क्वेश्चन भी बड़े आते हैं नस्ट के अंदर, ये भी NET 2 में भी आया हुआ था। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखेंगे ना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगा हूं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है। कोई भी कोने को, ठीक है, जैसे अभी आपके सामने ये वाली एक कोनिक नजर आ रही है आपको, ठीक है। इसमें अब वो हमें क्या कह रहा है, 6x² + 9y² + 6x + 9y + 17, इसका हमने सेंटर निकालना है। तो बेटा जो भी कोनिक होगी ना जिसका आप लोगों ने सेंटर निकालना, उसका तरीका कार क्या है, इसका अब शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूं। एक दफा इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसको डिफरेंशिएट कर लें, y के इक्वल रख के, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। और एक दफा इसी को ही आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लेना है x को कांस्टेंट रखते हुए, तो आपके पास सेंटर आ जाएगा। अब इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं जो ट्रिक बता रहा था कि मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूं, बाकी सारी टर्म कांस्टेंट कंसीडर करनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम इसको डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे, तो 6x² का जो डेरिवेटिव है वो 12x आ जाएगा, और +9y² ये सारा कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, +6x का हमारे पास 6 आ जाएगा। अगेन 9y, y कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, इसका 0, 17 का भी 0। तो एक दफा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें और यहां से जो x की वैल्यू है वो -1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, अब x को आपने कांस्टेंट कंसीडर करना है, तो 6x², ये सारा x तो कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट 0, 9y² इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 18y, ठीक है। +6x अगेन ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, और +9y का विद रिस्पेक्ट टू y 9 आ जाएगा, और 17 अगेन कांस्टेंट, इसका 0, ठीक है। तो अब यहां से आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी -1/2, तो जो सेंटर आपके पास आएगा वो -1/2 से -1/2, तो बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। इस ट्रिक की मदद से अब आप देख सकते हैं कोई भी कोने को, एलिप्स की, हाइपरबोला की, पैराबोला की, उनका आप इस ट्रिक के थ्रू सेंटर निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों का इसका आंसर आ गया। अब मेरे बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमने एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है, क्या चीज़ हमने निकालनी है, एक्सेंट्रिसिटी। एक तो मेरा बेटा आप लोगों, अब आप देख सकते हैं कि इसका भी एक्सेंट्रिसिटी हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई इसमें नहीं इतनी चीज़। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो एक तो तरीकाकार ये है कि एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला आपको पता है, E = C/A होता है। और हाइपरबोला के लिए जो हमारे पास दरमियान में नेगेटिव आ जाए तो हाइपरबोला की इक्वेशन है, दरमियान में प्लस आ जाए तो एलिप्स की। हाइपरबोला के लिए C² इक्वल होता है डियर स्टूडेंट A² + B² के, ठीक है। और यहां से अब आपको पता है C इक्वल आ जाएगा
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये एनटी 2 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ से अब आप देखें, मैं एक्सेंट्रिसिटी अगर सी की जगह मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या था ए, और इसमें अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो पॉजिटिव टर्म का डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर और जो नेगेटिव टर्म का डिनोमिनेटर है वो बी स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेशन करें, मगर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ से अब आप लोगों को ट्रिक पता होना चाहिए। हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 से ग्रेटर होती है। हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1 से ग्रेटर। तो अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो एक्सेंट्रिसिटी जीरो भी नहीं हो सकती है हमारे पास, ये सर्कल की होती है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं। हमारे पास जो पैराबोला है उसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है, तो ये तो इलिप्स ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। और 0 से 1 के दरमियान एक्सेंट्रिसिटी इलिप्स की होती है, ये भी नहीं ऑप्शन। तो 1 से ग्रेटर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी होती है, तो वो डेल्टा ऑप्शन मौजूद है। तो इस तरह ऑप्शंस को देख के आप लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमने इनको डील करना है। अब अगला क्वेश्चन अगर अब आप देखते हैं ना, इसमें वो हमें कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमने वैल्यू निकालनी है। एक्स की वो वाली वैल्यू जिसपे कॉट एक्स ये इक्वल होगा कोसिकेंड एक्स के, ये वैल्यू अब हमने निकालनी है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना तो डियर स्टूडेंट आप हमेशा से उनको बैक सॉल्व से करें, ठीक है। आपने हमेशा से उनको कैसे सॉल्व किया करना है? बैक सॉल्व से करना है। अब मेरे बेटे जब आप इसको बैक सॉल्व करेंगे तो एक्स की जगह पे जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन जीरो है, दूसरा बी पाए है, सी 2 पाए, तो मैं पहले जीरो को पुट करता हूँ। कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कोसिकेंड 0 डिग्री। अब डियर सर हमें पता है कॉट कॉज ओवर साइन होता है, डिनोमिनेटर में साइन है, साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह कोसिकेंड जीरो 1/sin 0 हो जाएगा, कोसिकेंड 1/sin होता है, साइन जीरो जीरो तो ये भी इन्फिनिटी। अब बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं जी जीरो पुट किया तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ये ट्रू आंसर है, जीरो को टिक कर देंगे। ये रॉन्ग है मेरा बेटा। कभी भी हमारे पास इन्फिनिटी आंसर कोई एंगल पुट करने से नहीं आता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने बड़ा केयरफुल रहना है। बज़ाहिर आपको ये बड़ा इजी लग रहा है मगर ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब पाए भी अगर आप पुट करेंगे, कॉट पाए कोसिकेंड पाए वो भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, सेम गोज फॉर 2 पाए वो भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ऐसा रियल नंबर एक्स है ही नहीं जिसका जिसको ये सेटिस्फाइड करे, जिसपे ये इक्वेशन कॉट एक्स इक्वल टू कोसिकेंड एक्स है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बेटा रॉन्ग आंसर है। कोई भी नंबर पुट करने से इन्फिनिटी नहीं हमारे पास आंसर आता। तो आप लोगों ने याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। कभी भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए तो वो वाला ऑप्शन आपने ट्रू नहीं कंसिडर करना। तो यो यूं हमें पता चला कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से हमने इनको डील करना है। तो ये सारे मेरे बेटा NET 2 में क्वेश्चन आए हुए थे जो अभी मैं आपको 1 बाई 1 करवा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को इनसे काफी ज्यादा फायदा होगा। अब मेरे बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको भी अब एक तो तरीकाकार ये है कि आप इसको लॉन्ग मेथड से करें। 11 टर्म भी आपको गिवन है, 17 टर्म भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको वो फार्मूला पता था AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। ये यूज करते हुए आप देखेंगे जो A11 है वो आपके पास A1 प्लस 10D आएगा। फिर आप कहेंगे कि चलें ठीक है जी, जो A17 है ये हमारे पास A1 प्लस 16D आएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो वो निकालेंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। अब शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर मेरी पूरी एक प्ले लिस्ट भी है, जैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अब देखें ये 17 है टर्म और ये 11 है, तो आप 17 में से 11 को माइनस करें और उसके साथ डी लगा दें। उसके साथ क्या लगा दें? डी लगा दें, ठीक है। अब 17 टर्म क्या थी? 29। तो 17 टर्म में से आप 11 टर्म क्या थी? 19, उसको माइनस कर दीजिए। तो अब ये देखें ये 17 माइनस 11 करेंगे तो 6D और इधर हमारे पास 10 बचेगा। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू है वो 10/6 आएगी, जो कि हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5/3। और ये 5/3 आप देखेंगे सी ऑप्शन में मौजूद है। तो देखिए कितना आप लोगों के पास विद इन सेकंड्स ये क्वेश्चन हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने 17 में से 11 को माइनस किया था, आप एक और कर लें, मेथड लगा लें। आप 11 में से 17 को माइनस कर दें और साथ उसके डी लगा दें, और इधर राइट साइड पे भी 11 टर्म में से जो कि 19 है आप 17 टर्म माइनस कर दें। तो यहां से मेरे बेटे इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 11 माइनस 17 करेंगे तो -6D, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 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 से कट जाएगा 10/6, और 10/6 वी नो डैट 5/3। ठीक हो गया। दोनों मेथड हैं, आप जिस तरह मर्जी कर लें। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये वाले अब इस तरह की टेक्निक्स डियर स्टूडेंट मैं आपको कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को शॉर्टकट वेज के थ्रू ये क्वेश्चन करवाऊं जो NET 2 में आए हैं, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखें, ये भी अब ट्रिकी NET 2 में आया हुआ है। अब इसको अब आप देखें ये क्या है? 225 इसका स्केयर है हमारे पास, ठीक है मेरा बेटा। और उसके बाद अगर अब आप देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है?
23, ठीक है, और आगे आ रहा है 2027, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं अब इस 2023 को भी 225 के पैटर्न में, 2025 के पैटर्न में अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2025 - 2, एक ही बात है, 2025 - 2 करूंगा तो 2023 ही आएगा। और उसके बाद मेरे पास ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2027, तो इसको भी मैं 2025 में लिखूं अगर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2025 + 2। अब मैंने क्यों इसको 2025 में इन अगली दो टर्म्स को भी बना दिया, उससे अब मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं डियर स्टूडेंट इनको ईजिली अब सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इनको ईजिली यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ईजिली मैं यहाँ से इनको सॉल्व कर सकता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखें, आप लोगों का क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया हुआ है। जो ये क्वेश्चन ये आप ऑलमोस्ट आप लोगों का सॉल्व हो चुका है, आपको पता चल गया हुआ है कि ये अब आगे फर्दर हम इसको कैसे करें। अब बेटे ये क्वेश्चन आपका हो गया हुआ है सॉल्व। अब आप देखें, अगर आप इधर देखें ना, तो ये आपका बन रहा है a - b, और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है a + b, तो ये किसके इक्वल होता है a² - b² के। तो ये वाली टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी 2025 का स्क्वायर, ठीक है। आगे आपके पास क्या बनेगा, ये 2025 का स्क्वायर, a² - b² अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ तो a हमारे पास क्या आता है 2025 का स्क्वायर माइनस ये क्या है 2 का स्क्वायर, आप देख सकते हैं। अब बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया हुआ डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया सॉल्व, कैसे बना, आप चेक कर लें। यहाँ पे मैं इसके ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना आप करें, ठीक है। इसके ऊपर आप ब्रैकेट्स लगा लीजिए। तो यहाँ से अब आप डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखेंगे ना, तो ये माइनस अंदर इसका साइन चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा 2025 होल स्क्वायर -2025 होल स्क्वायर, और साथ आ जाएगा माइनस माइनस +4। ये आपस में कट गया, +4 आपका आंसर है जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह मेरे बेटा हमने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। आई होप आप लोगों को आप समझ आ रही है कि इन क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, क्या तरीकाकार है। अब ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब एक तो तरीकाकार ये है कि आप इसको सॉल्व करें वो लॉन्ग मेथड के साथ। अब वो लॉन्ग मेथड क्या था, आप कहें जी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है, 1 - cos x/x है, ठीक है। तो आप इसकी रैशनलाइजेशन में लग जाएं, 1 - cos x को आप कर दें 1 + cos x, उससे मल्टीप्लाई भी करें, उससे डिवाइड भी करें, आप इसको सॉल्व करते जाएं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप लोगों को जो मैंने टेक्निक बताई है, अब आप लिमिट डायरेक्ट पुट करें, जो आप लोगों ने इस मेथड से इसको नहीं करना। अब आप डायरेक्ट लिमिट जब पुट करेंगे ना x की जगह पे 0, तो आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइन हो गया। तो हमने यहाँ पे हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। मैंने अब आपको क्या बताया था कि नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, 1 का 0 हो गया, और -cos x का हो जाएगा -sin x, ठीक हो गया, और नीचे x का क्या हो जाएगा 1। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए। अब आप इसमें क्या पुट कर दें, लिमिट के x अप्रोचेज टू 0। तो यहाँ से मेरे बेटा अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं पुट करके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x, और x की जगह पे जब आप 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 हमें पता है 0 होता है, तो यूं अब हमारे पास इसका अल्फा राइट आंसर बनेगा। हमारे पास इसका क्या आंसर बनेगा, अल्फा। तो इस तरह मेरे बेटा आप लोगों ने हॉपिटल रूल्स अप्लाई करना होता है। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए या 0/0 फॉर्म बन जाए, तो फिर हम हॉपिटल रूल्स के थ्रू इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट वाला, तो इसके करने से पहले आप लोगों ने ये कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी पावर n है, और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो फिर बेटा हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उस फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और सेम पावर से डिवाइड करेंगे। तो ये तरीकाकार है। अब इस क्वेश्चन को भी अब आप देखें ना, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें अब वो हमें क्या कहता है, tan x है, और tan x के साथ मेरा बेटा ln cos x है। तो आपको देखना होगा कि इसमें फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है। मेरा बेटा अगर आप ln cos x को चेक करते हैं ना, तो ln cos x का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो ln के साथ जो कुछ भी हो वो 1 के नीचे लिखते हैं, ln के साथ cos x है तो वो 1 के नीचे लिखेंगे 1/cos, और cos के फर्दर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है डियर सर, -sin x। तो अब अगर अब आप देखेंगे ना, तो ln cos अब -sin/cos ये बन जाएगा -tan x। तो मेरे पास ln cos x का जो डेरिवेटिव बनेगा ना, ln cos x का मेरा बेटा क्या बनेगा, जो डेरिवेटिव बनेगा वो -tan x है। वो हमारे पास क्या -tan है। तो मैं अगर अपने क्वेश्चन में देखूं, तो फंक्शन तो मुझे गिवन है एलन कॉज एक्स, तो मैं फंक्शन को लिखता हूँ एलन कॉज एक्स, साथ में उसका डेरिवेटिव लिख देता हूँ, मगर डेरिवेटिव -tan x है, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, और माइनस से बाहर भी कर देता हूँ।
अब आप देखेंगे जो एल एन कॉज एक्स है, इस फंक्शन की पावर वन है, साथ उसका डेरिवेटिव है, तो इस पे आप पावर रूल अप्लाई कर दें इंटीग्रेशन का। अब पावर रूल क्या था, एल एन कॉज एक्स है, उसकी पावर के अंदर एक ऐड करें और सेम पावर से डिवाइड कर दें, साथ प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर मेरा बेटा आ गया फाइनल। फाइनल आंसर अगर अब आप देखेंगे तो -1/2 एल एन कॉज एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये मेरा बेटा हमारे पास इसका आंसर है। अब आप ऑप्शंस के अंदर जब आप जाएंगे तो आप लोगों को ये जो ऑप्शन में मिलेगा तो वो अल्फा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अब मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। इसमें अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डी मोविस थ्योरम यूज करेंगे। आपसे वो इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उस सारे की पावर एन है। कीप रिमेंबर डियर स्टूडेंट, एन की वैल्यू 6 और थीटा आप लोगों ने पाई/4 पुट करना है। यहां से अब हमसे वो पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमें पता है ये रियल पार्ट होता है, और आयोटा का कोफिशिएंट ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां से मैं सबसे पहले डी मोविस थ्योरम अप्लाई करता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन एन थीटा। मेरे बेटे अगर अब आप देखें ना, ये एन कॉस से भी मल्टीप्लाई होगा और साइन के एंगल से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे चूंकि इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो मैं सिंपल साइन एन थीटा इसको डील करूंगा। एन पावर थीटा से मल्टीप्लाई होगी। अब आप यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर लें और पाई की वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एन मेरे पास पाई बाय डियर एन, अगर अब आप देखेंगे तो मेरे पास एन की वैल्यू जो है, अगर आप यहाँ से एन को डियर स्टूडेंट देखते हैं तो मेरे पास जो एन है वो 6 है, ठीक है। और थीटा मेरे पास कितना है, पाई/4, ठीक है। थीटा मेरे पास कितना है, पाई/4। तो यहाँ से आप 6 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 3 पाई/2 आएगा। 3 पाई/2 वी नो 270, और साइन 270 डिग्री डियर स्टूडेंट -1 होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर बनेगा, इसका जो हमारे पास क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, वो क्या बनेगा, -1, ठीक है। अल्फा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। पीरियड हमने निकालना है। पीरियड के लिए याद रखिए जी, अब आप लोगों ने, मैं इधर आपके सामने लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एंगल के अंदर अगर कोई चीज भी प्लस माइनस हो रही हो तो वो पीरियड पे इंपैक्ट नहीं डालती। अब ये x/2 एंगल है, तो इसके अंदर पाई/8 माइनस हो रहा है, तो ये पीरियड पे इंपैक्ट नहीं डालेगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है, साइन का स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई। ये जो कोफिशिएंट होता है ना, ये भी पीरियड पे नहीं इंपैक्ट डालता। अब एंगल इसका एक्स है, एंगल के साथ अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर कोई नंबर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड पीरियड से डिवाइड कर देंगे। अब साइन का पीरियड हमारे पास 2 पाई है और इसके एंगल से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन के स्टैंडर्ड पीरियड से 2, एंगल से 2 डिवाइड हो रहा है, तो साइन के स्टैंडर्ड पीरियड 2 पाई से 2 को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 4 पाई आएगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जब स्टैंडर्ड पीरियड से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टैंडर्ड पीरियड से उसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील करना है। अब जी ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को करवा। अब मेरे बेटे इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे डील करना है, इसमें वो आपको कह रहा है टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 25। तो आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक किया है कि बैक सॉल्व करें। अब देखिए ना, दो अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 25, तो 25 और -5 के दरमियान पहले मैं ये दो मान लेता हूँ कि ये अगर अरिथमेटिक मीन है 10 और 25। तो अब आप इसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, ये बेसिकली एपी के अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देखें, अगर मैं 10 में से माइनस करता हूँ -5 को, या मैं क्या काम करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर से इस 25 में से अगर 25 माइनस करूंगा तो ये तो जीरो आ जाएगा। तो 25 में से 25 माइनस करता हूँ तो ये तो 15 आ रहा है, मगर ये जीरो आ गया। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये एपी में नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गया। अब इसी तरह -5 और 25 के दरमियान नेक्स्ट 0 और 10 को ऐड कीजिए। मतलब जो नंबर भी आपसे वो पूछ रहा है ना कि ये अरिथमेटिक मीन्स हैं या नहीं, -5 और 25 के दरमियान, वो आप इनके दरमियान पुट करके कॉमन डिफरेंस चेक करें। कॉमन डिफरेंस जिसमें सेम आ गया ना, वो एपी में जो हुए वो आंसर होगा। अब 0 में से माइनस इंटू -5 करेंगे 5 आ जाएगा, 10 में से 0 करेंगे तो अगेन 10 आ गया। इसका ये भी कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं, ये भी नहीं होगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, -5 के दरमियान में ये 5 और 20 सी ऑप्शन वाले ऑप्शन रखता हूँ। ये चेक करता हूँ कि ये 5 और 20 अरिथमेटिक मीन्स है -5 और 25 के दरमियान या नहीं। तो अगेन 5 में से माइनस इंटू -5 करूंगा तो ये 10 आ जाएगा, 20 में से 5 करूंगा तो 15 आएगा। तो इनका भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा।
अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये डियर स्टूडेंट्स, आप मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मैं तो अब आपको ये स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ सारा सॉल्व करवा के, ठीक है। तो इसको अब जब आप चेक करते हैं तो आप चेक कीजिए, 5 में से -5 करूंगा, ठीक है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस 10 आएगा। 15 में से 5 को माइनस करूंगा, ये भी 10 आएगा। तो आप हर अगली टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें, 25 में से 15 माइनस करता हूँ फिर भी 10 है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 5 और 15 है ये अरिथमेटिक मीन है -5 और 25 के दरमियान। तो इस तरह से मेरे बेटा हमने इन क्वेश्चंस को डील करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें। अब ये अगर अब आप देखते हैं ना डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं। अब इसका ट्रिक क्या है, इसमें अब ये चीज याद रखिए, इक्वल है ए की पावर एक्स के, ठीक है, तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसका शॉर्टकट ये है कि आप लोगों ने मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, वो इस ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा। अब आपके पास क्या गिवन है, ए की पावर 6 गिवन है, इसको आप मल्टीप्लाई करें ए की पावर 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें ए की पावर 10 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें ए की पावर 4 के साथ। तो मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, ए की पावर एक्स। अब आप पावर्स को ऐड कर लीजिए, 6 में 2 ऐड करें 10, 8 8 के अंदर 10 ऐड करें 18 14, तो ये ए की पावर 22 इक्वल आएगा ए की पावर एक्स के। तो अब आपके पास बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर लीजिए, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 22, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह से मेरा बेटा हमने इसको डील किया। आप ट्रिक्स देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमने विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली आपको NET 2 के मैं सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और इसी तरह से करवा रहा हूं कि आप लोगों को ट्रिक्स के थ्रू। अब आगे वो हमें कहता है कि अ स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर है और उसकी लेंथ कितनी है, साइड की 2। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो ये बेटा कुछ इस तरह से है हमारे पास कि एक स्क्वायर है हमारे पास, और उस स्क्वायर की हमको पता है चारों साइड इक्वल होती हैं, ये 2 2 और ये भी 2, और ये बेसिकली सर्कल के अंदर है, ठीक है, एक सर्कल है वो, इस उसने इस सर्कल को अपने अंदर से इसके अंदर हमारे पास ये, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये है, ये एक सर्कल है और उसके अंदर स्क्वायर है, ठीक है मेरा बेटा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये सर्कल का मैं ये चीज देखूं ना बेसिकली, तो ये सर्कल का डायामीटर है, और स्क्वायर का अगर अब आप देखें तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है। ये चीज अब हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं तो ये बेस है हमारे पास 2, और ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ये भी 2 है, तो हाइपोटेन्यूस अगर मैं इसको एक्स कह लेता हूँ, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये अब अगर अब आप देखेंगे ना तो ये 4 + 4 बनेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 8 अंडर रूट आ जाएगा। और 8 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 2, 4 का अंडर रूट 2 होता है और अंदर ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास साइड आ जाएगी 2 × 2 अंडर रूट, ये वाली बेटा साइड मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 × 2 अंडर रूट, ठीक है। इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये राइट ट्राइंगल बनी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैंने ये वाली साइड निकाल ली, ठीक है। तो अब अगर अब आप देखें ना, तो आपने सर्कल का एरिया निकालना है। अब ये चीज डायामीटर है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन डायामीटर होती है, वो कितना है, 2 × 2 अंडर रूट। तो डायामीटर आपके पास कितना आ जाएगा जी, 2 × 2 अंडर रूट। तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, वो सिंपल 2 अंडर रूट आएगा, जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 से कट जाएगा। सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये अब अगर अब आप देखें, पाई और आर की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट। उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ना मेरे बेटा एरिया का, वो कितना आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो ये आपके पास ये आंसर है, इसको अब आप चेक कर लीजिए। तो ये 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, तो ये डेल्टा हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, 2 पाई स्क्वायर। अगेन अब आप देखें, सर्कल के इन साइड स्क्वायर था, स्क्वायर की एक साइड 2 थी, तो सारी साइड्स 2 की होगी, तो यहां से मैंने ये डायगोनल यूज करते हुए जो कि सर्कल का डायमीटर बनेगा, ये एक राइट ट्राइंगल बनाई, वहां से मैंने ये डायगोनल निकाल लिया जो कि सर्कल का डायमीटर था, उसको 2 पे डिवाइड करके रेडियस निकाल लिया, तो सर्कल का एरिया पूछा गया था वो पाई आर स्क्वायर है, और यहां से मैंने इसकी कैलकुलेशंस को कर लिया। अब मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब अगर आप मूव करते हैं ना, जो NET 2 में आया हुआ था, वो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स, ये क्या है, 5 √3, और ये इक्वल है कॉज इनवर्स, हमसे वो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या होगा कॉज इनवर्स के अंदर। तो ये बेटा बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजिक है। अब आप देखें आपको गिवन क्या है, tan 5 √3। तो यहाँ से आप एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 5 अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है।
अगर आप इसको देखेंगे तो बेस कितना आ जाएगा 3, ये वाली साइड आप निकाल लीजिए। तो राइट ट्राइंगल को कंप्लीट कर लीजिए। ये इसको अगर मैं एक्स कहता हूँ तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से अब अगर अब आप देखते हैं तो ये आ जाएगा 9 + 5, तो ये कितना आ जाएगा 14। तो एक्स मेरे पास आ जाएगा 14 अंडर रूट स्क्वायर जब मैं खत्म करूंगा। इसके बाद मेरे बेटा अब आप देखते हैं ना, तो कॉज इनवर्स आपने निकालना है। कॉज अब क्या होता है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना था 3, हाइपोटेनियस कितना निकाला है 14 अंडर रूट। तो हमारे पास कॉज के अंदर अब डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3/14 अंडर रूट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/14 अंडर रूट। और ये हमारे पास किधर आ गया जी, सी ऑप्शन के अंदर ये हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई थी वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये हमने कितनी निकाली थी 3, यहाँ से इसकी हमारे पास आई थी 14 अंडर रूट। ठीक है मेरा बेटा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको पता चल गया कि इसको किस तरह से आप लोगों ने डील करना है। तो कोशिश ये रही मेरी यही है कि मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन करवाऊँ, ताकि जो शॉर्टकट्स आपको पता होंगे वो आप लोगों के लिए ईजिली होंगे। यहाँ से मेरे बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब है वो कह रहा है ना कि x² - a डोमेन इसकी निकालनी है, अंडर रूट में है। तो डोमेन के लिए आप याद रखिए कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर जो भी आंसर है वो >= 0 होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो अंडर रूट है वो फिर रियल नंबर में नहीं आता, इमेजिनरी में चला जाता है। तो x² - a >= 0। तो यहाँ से आप देखेंगे x² > a आ जाएगा। अब मैं जब दोनों तरफ स्केयरिंग करूंगा, जब मैं मतलब इसका रूट लूंगा, तो याद रखिएगा एक्स स्केयर का बेटा जो अंडर रूट होता है वो एक्स मॉडुलस होता है। मॉडुलस भी जब हम हटाते हैं तो +- x आता है। तो ये आपने याद रखना है। और ये >= जब मैंने स्केयर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो यहाँ पर भी a का अंडर रूट आ जाएगा। तो x मॉडुलस >= a अंडर रूट आएगा, जो कि आप देख सकते हैं बीटा ऑप्शन में मौजूद है। याद रखिएगा जो एक्स स्केयर का होता है ना हमारे पास रूट डियर, तो उसको हम कहते हैं बाय डेफिनेशन एक्स मॉडुलस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। आगे जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं। इसमें अब हमें वो बता रहा है कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगी। तो ये मेरा बेटा अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें अब आप लोगों ने ये इक्वेशन का पैटर्न याद कर लेना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। x² + x + 1, ये जब भी इक्वेशन आएगी ना तो इसका एक रूट ओमेगा होगा और दूसरा इसका रूट ओमेगा स्क्वायर होगा। ये हमेशा याद रखिए। ये वाली इक्वेशन याद कर लें, x² + x + 1 = 0। तो इसका एक रूट ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ये हमेशा याद रखें। अब इस इंफॉर्मेशन के तहत ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी हो गया। आप लोगों ने निकालना था अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर। देखिए अब ये शॉर्टकट्स याद रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्फा आपके पास कितना है ओमेगा, माइनस बीटा कितना है ओमेगा स्क्वायर, ऊपर इसका क्या आ गया जी स्क्वायर, ऊपर इसका क्या आ गया स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को ओपन कर लें, क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा +ω⁴ और ये बन जाएगा -2 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। यहाँ से मेरे बेटा आप देख लीजिए, ये हमारे पास क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ω⁴ है, 3 पे डिवाइड करें, 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। तो ω⁴ में वो रिमाइंडर लगा दें। -2 ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बनेगा। अब अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो कि हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होते हैं 0 के, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा -1 के। तो इधर आप लोगों ने वही काम करना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। ठीक है, और साथ क्या है -2। तो ये -1 -2 करेंगे तो -3 जी इसका आंसर आएगा। और वो अब चेक कर लीजिए कि हमारे पास कहाँ पे मुझे। तो ये देखिए मैंने आपको कैसा ट्रिक बताया कि अब बजाय इसके आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, तो ये तो आपसे सॉल्व ही नहीं होगी। तो ये जो इक्वेशन है ना x² + x + 1 = 0, इसका एक रूट ओमेगा होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए और ये इजिली आप लोगों के पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें वो क्या कहता है ω⁵ 507। तो मैंने आपको क्या बेटा ट्रिक बताया हुआ है कि आप जब भी ओमेगा की पावर आए ना उसको 3 पे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वो आप लोगों का ओमेगा की पावर में लग जाएगा। और अगर कोई ओमेगा की पावर 3 का एग्जैक्ट मल्टीपल है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 1 हो जाएगा। अब आपको कैसा पता चलेगा कि ये 3 का मल्टीपल है 507 या नहीं, तो उसके लिए जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इन सब को आप ऐड कर लीजिए, यानी 507 को ऐड कीजिए, आंसर आया 12। अब इसको देखें कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं।
तो 12 तो 3 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये जो पावर में लिखा हुआ है ना 507, ये भी सारा 3 पे डिविजिबल है। तो अब अगर कोई ओमेगा की पावर 3 पे डिविजिबल हो मेरा बेटा, तो उसका फाइनल आंसर क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर 1 होता है। अगर ये 3 पे डिविजिबल ना होता तो फिर जो रिमाइंडर आना था वो हमारे पास ओमेगा की पावर में आ जाना था। तो ये बेटा आपको शॉर्टकट्स बताए जाते हैं पास एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बनिए। NET 3 4 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच में आज ही अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें अब देखें, ये भी अब ट्रिकी क्वेश्चन है। A7 वो आपको बता रहा है टेट्रा 7, और A6 की उसने आपको वैल्यू बताई है 101B। A B आपसे पूछ रहा है। तो पहला तो अगर अब आप देखें ना, आपको A B चाहिए। आपको क्या चीज चाहिए? A B। तो मैं क्या काम करता हूं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना जिसमें सिंपल B लिखा हुआ है, इसको मैं दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको जब मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा तो A की पावर 6 भी मैं A से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 101B को भी मैं A से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा बेटा बनेगा A की पावर 7, और ये बन जाएगा 101AB। ये मेरे पास क्या बन गया? 101AB। A की पावर 7 आपको पता है टेट्रा 7 गिवन है, तो A की पावर 7 की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ टेट्रा 7। इधर क्या रह जाएगा? 101AB। तो A B की वैल्यू हमें चाहिए, इसको सेपरेट कर लीजिए। टेट्रा 7 को आप डिवाइड कर लीजिए 101 से। अब 101 जो होता है ना डियर सुन, ये 77 से अगर आप 101 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 101 जो है ये 101, 101, और आगे ये इसको अगर 77 से मल्टीप्लाई करेंगे 101 को, तो ये हमारे पास टेट्रा 7 बनेगा। तो यहाँ से मेरा बेटा जो हमारे पास A B का वैल्यू आया, A B की वैल्यू आ गई 77। A B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 77, जो कि आप देख सकते हैं डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। NET 2 के बेटा आपको सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक टीम है, अ टीम ऑफ 11 प्लेयर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ पूल ऑफ 14 प्लेयर। इन हाउ मैनी वेज कैन द टीम बी मेड इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। अच्छा जी, अब आप देखें, आप लोगों के पास 14 में से 11 बंदे आपने सेलेक्ट करने थे। दो पार्टिकुलर तो वो कह रहे हैं कि वो पहले ही उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो वो जो दो पार्टिकुलर हैं वो आप टोटल में से निकाल दीजिए, और जो सिलेक्ट करने हैं उनमें से भी दो निकाल दें। तो अब दो तो पहले ही सिलेक्ट हुए हुए हैं ना 14 में से, तो आपने बेसिकली आप 12 में से 9 बंदे सिलेक्ट करने हैं, 12C9। तो इसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है। 12 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आता है? 3। तो बजाय इसके आप 12C9 को सॉल्व करें, आप 12C3 को सॉल्व करें। इसका भी आगे मैंने फर्दर शॉर्टकट बताया हुआ है कि 12C3 को कैसे करना है सॉल्व। 12 है ना 12, तो नीचे 3 लिखा हुआ है, तो उसको कंजेक्टिव 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई कर लें, और नीचे 3 का फैक्टोरियल जो कि 3 2 1 है। ठीक है, तो अब ये देखें आप, 3 4 12 और 2 2 ठीक है, तो 10 2 11 2 22, 22 को 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 220 आएगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? 220 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो इसका डियर स्टूडेंट फाइनल आंसर बनेगा, इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा वो 220 बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो फाइनल आंसर 220 है, इसको मैं लिख देता हूँ, और ये हमारे पास इधर आ जाएगा अल्फा ऑप्शन में। ठीक है जी, हो गया क्लियर? आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वो कहता है सेंटर निकालो इस इलिप्स का। ठीक है, सेंटर का भी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, इसका अब जो मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूँ सेंटर निकालने का, मैंने कई दफा पहले भी बताया हुआ है कि एक्स के अंदर जो कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है उसका साइन चेंज कर दें। एक्स के अंदर -3 उसका साइन चेंज कर दें +3। वाई के अंदर +2 जो कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है उसका साइन चेंज कर दें। वाई के अंदर +2 है उसका साइन चेंज कर दें -2। तो ये 3 - 2 हमारे पास इस इलिप्स का आ जाएगा सेंटर। तो देखें कैसे विद इन सेकंड्स आप लोगों के पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह बेटा आपको ये सारे शॉर्टकट्स बताए जाते हैं हमारे लेक्चर्स के अंदर, आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं। आई होप आपको इनकी समझ आई है, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाता हूँ। अब बेटा ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर अब आप देखते हैं ना, इसमें अब हमें वो बता रहा है कि आप लोगों ने बताना है कि इसमें मैक्लॉरन सीरीज की एक्सपेंशन कौन सी है।
तो बेसिकली बेटा ये जो आप लोगों की 2.8 एक्सरसाइज है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये साइन एक्स की, कॉस एक्स की, ई की पावर एक्स की, इनकी एक्सपेंशन आप वैसे ही याद कर लें, ताकि ये वाले क्वेश्चंस पे आपका टाइम ही ना लगे, आप लोग विद इन सेकंड्स इनके आंसर्स कर लेंगे। बाकी अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे आप देखें एक्स की पावर 1 है, इधर 3 है, 5 है, 7 है, तो ये बेसिकली एक्स की ऑड पावर्स आ रही हैं। तो ऑप्शन में अब आप देखें ऑड फंक्शन कौन सा है, कॉज हमारे पास इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप कॉज के अंदर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ओरिजिनल फंक्शन ही बन जाएगा। इसी तरह सीकंड एक्स जो है ये भी हमारे पास इवन फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन इन तमाम में एक ही हमारे पास आ रहा है और वो बीटा ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा बेटा जो 2.8 एक्सरसाइज के अंदर ये एक्सपेंशन गिवन है आप इनको डायरेक्टली याद करें। ई की पावर एक्स नाइदर इवन है नॉर ऑड है, ठीक है। तो ऑड पावर थी एक्स की पावर की, तो यहाँ से हमारे पास जो ऑड फंक्शन है वो साइन एक्स ही है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप बेटा देखते हैं ना, जो NET 2 में आया हुआ था, इसमें अब आप देखें आपको जी एक्स फंक्शन गिवन है, वो कितना है, एक्स की पावर -1। आपने एफ फंक्शन के अंदर ये जो एफ फंक्शन है इसमें जी पुट करना और जी के अंदर भी 4 पुट करके। तो सबसे पहले आप जी 4 निकाल लीजिए, जी 4 कैसे निकलेगा, एक्स की जगह पे 4 पुट कर दें तो आंसर आया 3। अब ये जो जी 4 जिसका आंसर 3 आया, ये एफ फंक्शन में प्लेस करें। एफ फंक्शन आपके पास क्या था, x+1 होल स्क्वायर, तो इसमें हमने जी 4 पुट करना है। जी 4 मेरे पास कितना आया है, 3। तो इधर मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा मेरा बेटा, 3, तो ये आ जाएगा 3+1 होल स्क्वायर। अब 3+1 आपको पता है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, 16। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 16, जो कि सी ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो NET 2 में आया हुआ था, अब ये भी आप देखें ना, मिडिल टर्म हमने निकालनी है 3 - 2 x⁸ तो इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि आपको क्लू गिवन होता है, उनके थ्रू आपको शॉर्ट टेक्निक्स अगर पता है तो आप कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, अगर आपके पास पावर इवन हो, जैसे 8 है, तो मिडिल टर्म का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, मिडिल टर्म मेरा बेटा हमने फाइंड आउट करनी हो ना, अगर हमारे पास पावर इवन हो, तो मिडिल टर्म का हमारे पास होता है n/2+1, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारे पास आती है डियर स्टूडेंट्स मिडिल टर्म, अगर पावर इवन हो। यहाँ पे पावर 8 थी, इवन था, तो मिडिल टर्म का क्या फार्मूला है, n/2+1। n अब आपके पास टोटल इंडेक्स है जो कि 8 है, तो इसको मैं करूंगा 8/2+1। तो ये वाली जो टर्म है ना डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास होगी मिडिल टर्म। तो 8/2 मैं करूंगा तो 4 आएगा, 4 के अंदर 1 ऐड करूंगा तो फिफ्थ टर्म मेरे पास इसकी जो होगी वो मिडिल टर्म है। अब एक तो तरीका ये है कि आपके पास जर्नल टर्म का फार्मूला यूज करें, वो जो TR+1 है, आर यहाँ पे 4 लें और आप लोगों ने फिफ्थ टर्म निकाल लेनी है। मगर मैं आपको, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ज़ाहिर है आपके ट्रिक होते हैं, आपको ट्रिक्स आने चाहिए, वरना इतनी कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। तो यहाँ से अब आपके पास फिफ्थ टर्म डियर स्टूडेंट्स आपने निकालनी है, फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म है। ज़ाहिर है जब आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे 3 - 2 x⁸ की, तो पहली टर्म तो आपके पास पॉजिटिव आएगी। ऑप्शंस को अब मैं आपको दे के ट्रिक बताता हूँ, पहली टर्म आपके पास पॉजिटिव आएगी, दूसरी नेगेटिव आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी। मतलब अल्टरनेट वे से ये साइन इनके चलते हैं एक्सपेंशन के अंदर। तो यहां से अब आप देखें ये जो आपकी पांचवी टर्म है वो तो पॉजिटिव आ रही है, फिफ्थ टर्म में मिडिल टर्म थी ना, इसकी एक्सपेंशन में पहली टर्म तो पॉजिटिव आएगी, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, उसके बाद पांचवें नंबर पे टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब फिफ्थ टर्म आपकी पॉजिटिव है। ए ऑप्शन भी नेगेटिव है, बी ऑप्शन भी नेगेटिव है, सी ऑप्शन भी नेगेटिव है, तो डेल्टा इसका राइट आंसर है। तो इस तरह की डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को टेक्निक्स हमारे प्लेटफॉर्म से सिखाई जाती हैं, तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है, NET 3 4 दोनों की तैयारी इंक्लूडेड होगी, और इसमें चंद सीट्स अवेलेबल हैं। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप डियर स्टूडेंट्स हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 0304066600। अब इसका भी मैं आपको शॉर्ट टेक्निक बताता हूं। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, आप लोगों ने कोफिशिएंट निकालना है A⁸ B⁴ का, यानी A+B⁴ की जब आप एक्सपेंशन करते हैं ना, तो इसमें A⁴ और B⁴ ये वाली टर्म आती है। तो इसकी मेरा बेटा हमने क्या बताना है भला, इसकी एक्सपेंशन के अंदर इसका कोफिशिएंट बताना है। पहली बात तो ये कि इनकी इंडेक्स टोटल इंडेक्स के इक्वल होनी चाहिए, 8 और 4 ऐड करें 12 आता है, और टोटल इंडेक्स भी 12 है। इसका मतलब A+B⁴ की एक्सपेंशन में ये वाली टर्म मौजूद है। अगर इसका टोटल इंडेक्स इस 12 के इक्वल ना आता तो फिर आपने कहना था कि ये टर्म इसकी एक्सपेंशन में आएगी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। मगर चूंकि इसकी जो इंडेक्स है वो इस टोटल के इक्वल है, ये एग्जिस्ट करती है, तो अब इसका कोफिशिएंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट का शॉर्टकट क्या है डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने लगा
हूँ डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैं NET 2 में जितने क्वेश्चन आए आपको शॉर्ट टेक्निक से बता रहा हूँ। अब टोटल इंडेक्स जो होगी ना मेरा बेटा, जिसकी एक्सपेंशन में टोटल इंडेक्स गिवन है, उसका फैक्टोरियल ऊपर लीजिए, और नीचे अब ये ए की पावर 8 है, 8 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, और साथ बी की पावर 4 है, 4 के फैक्टोरियल से। इसका अब आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है, तो वो आपके पास ए की पावर 8 और बी की पावर 4 का कोफिशेंट आएगा। वो भी अब आप लोग आगे कैसे करेंगे, इसको अगर मैं 12 फैक्टोरियल को करता हूँ, 11 10 9 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और नीचे मेरे पास क्या है, 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से कट जाएगा। उसके बाद अब इसको फर्दर सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है, तो वो हमारे पास 495 आएगा। तो जब भी आपसे इस तरह कोफिशिएंट पूछा जाए कि इसकी एक्सपेंशन में इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये शॉर्ट टेक्निक यूज करें। टोटल इंडेक्स का फैक्टोरियल लें, नीचे डिवाइड कर दें ए की पावर के फैक्टोरियल से, और बी की पावर है जो उसके फैक्टोरियल से। तो इस तरह मेरा बेटा हम इनको डील करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। एक्स ए की पावर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कर दी है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कीजिए। पहला वो वाला फंक्शन लेते हैं, आइलेट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनवर्स वाला फंक्शन आ जाए या लोगारिथम वाला। तो इसमें ना इनवर्स वाला है ना लोगारिथम वाला है। फिर हम पहला वो वाला फंक्शन लेते हैं जिसके डेरिवेटिव खत्म हो रहे हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसके डेरिवेटिव खत्म हो रहे हैं। ए की पावर एक्स के तो चलते जाएंगे, ए की पावर एक्स, उसके तो डेरिवेटिव खत्म ही नहीं हो रहे। तो पहला फंक्शन मैंने ले लिया एक्स, क्योंकि उसके डेरिवेटिव खत्म हो रहे थे। दूसरे फंक्शन की हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही हो जाएगी, और जो पावर एक्स है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है, फिर माइनस का साइन डालना है, इंटीग्रेशन का सिंबल डालना है, सेम इंटीग्रेशन आप लिखें ए की पावर एक्स की, और जो पहला फंक्शन लिया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साथ डी एक्स आ जाएगा। अब मेरे बेटा आगे अगर अब आप देखते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस, ये ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ई की पावर एक्स ही आ जाएगी, 7 + c आ जाएगा। अब मेरे बेटा आप देखिए, इनमें से कॉमन ई की पावर एक्स निकल जाएगा, अंदर हमारे पास x-1 बचेगा प्लस सी। तो ये आप देख सकते हैं अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, ई की पावर एक्स और अंदर x-1 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें वो हमसे डिग्री पूछ रहा है। जब भी मेरा बेटा हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स होना, जिस तरह एक्स वाई आ रहे हैं, तो आपने हाईएस्ट डिग्री देखनी है। सिंगल वेरिएबल की नहीं, हाईएस्ट डिग्री देखनी है। आप जैसे कि एक्स की पावर 3 ये सबसे बड़ी है तो 3 आंसर, नो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों ने अब देखें, जैसे एक्स स्क्वायर वाई है, इसकी डिग्री कैसे निकालनी है, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1, तो इसकी डिग्री 3 है। अब अगली टर्म क्या है, एक्स क्यूब वाई, इसकी डिग्री कैसे निकालनी है, एक्स की पावर 3 है और वाई की पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, 4। तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री इसकी है, एक्स क्यूब वाई की, तो 4 हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है। इधर एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा, तो ये हाईएस्ट डिग्री हमारे पास नहीं है। अब मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं, इसको जरा अब आप देखिए। याद रखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह की जब कोई इक्वेशन का आपको, मैं पहले भी ये क्वेश्चन आपको करवा कर आया हूं, अब आप देखें एक रूट हमें गिवन है और ये सर्ड की फॉर्म में गिवन है, तो सर्ड हमेशा पेयर्स में आती हैं। तो दूसरा जो रूट्स होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा, जो कि 5 - 10 अंडर रूट है। एक रूट आपके पास क्या था, 5 + 10 अंडर रूट, ये सर्ड गिवन थी। दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट की फॉर्म में आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने ए निकालना है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सी ओवर है, सी कितना है, a+2, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कितना है, 1, और इनका भी प्रोडक्ट रूट्स का कर दीजिए। मैं बिल्कुल अभी आपको क्वेश्चन करवा के आया हूँ, ठीक है। 5 - 10 अंडर रूट और 5 + 10 अंडर रूट, ठीक है। तो ये a+b, a-b से इसको सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। ये a+2 आएगा, और ये a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर, जो कि 10 अंडर रूट का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे मेरे बेटा, तो ये 25 - 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a+2 किसके इक्वल आ जाएगा, 15 के। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी मेरे बेटा, ये अब अगर अब आप देखेंगे तो a मेरे पास 13 आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा भी चुका हूँ, तो यहाँ से हमारे पास इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग ये वाला देखें, इसमें भी अब आप चेक करें। याद रखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई, अगर दरमियान में माइनस होगा तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन है, दरमियान में प्लस होगा तो वो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, 1 है, तो फिर वो सर्कल की इक्वेशन होगी। और पैराबोला की पहचान ये है कि इसमें 1 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होती है। इसमें जो आपकी इक्वेशन होगी वो 1 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली एक टर्म आएगी। तो अब चूंकि दरमियान में माइनस है, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। आई होप इसमें भी कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
ये वाला क्वेश्चन भी बेटा बड़ा इजी है। इसमें अब आप देखते हैं ना, तो आपको कॉज इनवर्स -1/2, इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि जो ये एंगल है एक्स प्राइम, एक तो आपको ये पता होना चाहिए इस एंगल -1/2 ये किस एंगल में वैल्यू आएगी, कॉज की वैल्यू -1/2 किस में आएगी। तो जिस एंगल में ये वैल्यू आएगी ना, वहां पे उस एंगल का हाफ करके आप लोगों ने sin x' बाई 2 ये फाइंड आउट करना है। तो मेरे बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉज इनवर्स -1/2 ये 120 डिग्री में होता है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं पता, अव्वल तो आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है मेरा बेटा। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी है कि कॉज इनवर्स इंटू -x ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये मेरे बेटा इक्वल होता है पाए माइनस कॉज इनवर्स x के। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, वो 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर अब आप देखते हैं, तो मैं पाए माइनस कॉज इनवर्स 1/2 करूंगा। अब 1/2 डियर स्टूडेंट्स मुझे पता है कि पाई/3 यानी 60 डिग्री में होता है। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए, ये पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा। इसको अब आप लोग सॉल्व कर लें, तो वो आपके पास कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, 3 पाई - पाई/3। इट मीन्स 2 पाई/3। और 2 पाई/3 का डियर स्टूडेंट क्या मतलब होता है, अगर पाई की जगह 180 पुट करेंगे तो ये 120 डिग्री, तो वही आ गया 120 डिग्री। अब जो आपके पास ये 120 डिग्री एंगल आया है, ये अब आपके पास एक्स प्राइम आ गया है। आप लोगों ने जो फाइंड आउट करना था वो साइन x'/2 करना था, x'/2। तो यहां से अब आप देखें, साइन इंटू 120/2 मैं करता हूं, तो ये साइन 60 डिग्री आ जाएगा। और साइन 60 डिग्री डियर स्टूडेंट्स कितना होता है हमारे पास, साइन 60 डिग्री हमें पता है कि ये 3√2 होता है या 0.866 होता है। तो यहां से अब 3√2 आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास किधर मौजूद है, अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। 47 वाला रियल पार्ट हमने जी इसका निकालना है। 1/2 प्लस 3 आयोटा का रियल पार्ट, पहले आप इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और इसकी पावर ऊपर जाके -1 होगी। बेसिकली हमने 2 + 3 आयोटा का इनवर्स निकालना है। तो इसका भी मैं बेटा आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने NET2 के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं। तो ये शॉर्ट टेक्निक्स आपको हमारे बैचेस के अंदर सिखाई जाती हैं डियर स्टूडेंट। अब इसका शॉर्टकट क्या है, 2 + 3 आयोटा का इनवर्स निकालने का। किसी भी कंप्लेक्स नंबर का अगर आपने इनवर्स निकालना है ना, तो याद रखिएगा उसके कॉन्जुगेट को डिवाइड कर दीजिएगा उसके मॉडुलस के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये बस शॉर्टकट याद रख लें। अब 2 + 3 आयोटा का हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, वो 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। और इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, ऊपर अंडर रूट लेंगे, 4 + 9 √13, अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 13। तो ये देखें कैसे मैंने एक सिंप्लीफाई इसको कर दिया, 2 - 3 आयोटा/13, ये अब हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब मुझे पता है इसका रियल पार्ट है 2/13, ये इसका रियल पार्ट है। और अगर आपसे इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता तो वो कितना आ जाना था, -3/13। ठीक है, तो ये इसका कौन सा आ जाना था, इमेजिनरी पार्ट आ जाना। तो ये मेरे बेटा अगर आपको ये शॉर्टकट याद होगा तो इजीली आप कर सकेंगे। वो रियल पार्ट पूछ रहा था तो वो 2/13 इसका आएगा। तो इस तरह मेरे बेटा आप लोगों को ये शॉर्टकट्स याद होने चाहिए, क्योंकि नस्ट के टेस्ट में इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जितना आपका टाइम अच्छा होगा उतना आप लोग इसको डील कर सकेंगे। इस क्वेश्चन में भी अब एक ट्रिक है, ये भी अब NET2 में आया हुआ था कि आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक एस का कार्ड है और क्लब। ठीक है, एस और क्लब। अब बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक कर सकते हैं, आपको पता है कि एस के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, एस के कितने होते हैं 4, और क्लब के कितने होते हैं टोटल 13। तो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है जो बच्चे हम मिस्टेक्स कर सकते हैं वो ये और आ गया, तो आप कहेंगे कि ये तो एडिशन वाला है। तो आप एडिशन का यूनियन वाला ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप कहेंगे कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी में हम ऐड करेंगे। ए इवेंट है 4 एस कार्ड होने चाहिए 4, और टोटल एस कार्ड कितने हैं हमारे पास 52। फिर आप कहेंगे कि प्लस बी इवेंट है, हमारे पास क्लब के कार्ड होने चाहिए, क्लब टोटल 13 है और टोटल 52, इनको ऐड करके 17/52 जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, और ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, याद रखिएगा मेरा बेटा। आप लोगों ने कॉमन प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा।
कि आप एक चीज याद रखिए, आपको कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक एस का कार्ड क्लब का भी होता है, यानी एक ऐसा इनमें कॉमन कार्ड है जो एस का भी है और क्लब का भी है, वो कॉमन है इनमें एक। तो अब हमारे पास जो एडिशन का प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बनेगा वो कॉमन वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी होती है। कॉमन वाले की प्रोबेबिलिटी मेरा बेटा क्या करनी होती है, हमने माइनस करनी होती है। तो मैं अब अगर दोबारा यूनियन का फार्मूला अब लिखूंगा तो वो मेरे पास क्या बनेगा, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और कॉमन की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन की प्रोबेबिलिटी को यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी, एस आने की प्रोबेबिलिटी है 4/52 प्लस बी इवेंट क्लब आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 13/52, और एक इनमें कॉमन कार्ड भी है जो क्लब का भी है एस का भी है, तो वो वन जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मेरे बेटे इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम 52 आ जाएगा, तो ये बनेगा 4 + 13 - 1 बनेगा, तो ये आपके पास बनेगा 16/52। अब 16/52 अगर डियर स्टूडेंट्स आप टिक करेंगे तो ये भी गलत होगा। आप लोगों ने आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना होता है। तो इसको मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ, 4 4 16, 4 13 52। तो 4/13 इसका राइट आंसर है, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, बीटा ऑप्शन में। बोथ होता तो फिर मैं बोथ लगा देता, मगर हमेशा सिंप्लीफाइड आंसर को आप लोगों ने चूज करना होता है। तो ये मेरे बेटे शॉर्ट टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेटा अगर अब आप देखते हैं ना, तो अगर आयोटा की पावर कंसेक्टिव आयोटा की पावर सम का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जीरो होता है, बेशक वो पावर कंसेक्टिव नेगेटिव में हो या प्लस में हो, तो ये वाला आप लोगों ने शॉर्टकट याद रखना है। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, आप इसको डियर स्टूडेंट वैसे भी कर सकते हैं। आयोटा की पावर 14 है, 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, फिर आयोटा की पावर 15 है, ये 15 3 का मल्टीपल है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं, यानी आयोटा की पावर 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर लिखें। ठीक है, आयोटा की पावर 15 है, 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा। इसी तरह ये आयोटा की पावर 16, यानी आयोटा की पावर को 4 पे डिवाइड करें, ओमेगा को 3 पे डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर लिखना होता है, अगर 3 का मल्टीपल है तो 1 आंसर हो जाएगा। और आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है, अगर 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 16 है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 1 प्लस ये अब आयोटा की पावर 17 है, इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब इसको आप देख लीजिए, ये -1, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा +1 प्लस अयोटा, ये सारे आपस में काट जाएंगे। बजाय इसके कि ये कैलकुलेशन करें, आप शॉर्ट ट्रिक मेरे याद रखें कि कंजेक्टिव अयोटा की पावर 4 हो, कंजेक्टिव पावर्स 4 अयोटा की, उनका सम जीरो होता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आप एक दफा आप लोग ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा मेरे बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं ना, इस क्वेश्चन में भी अब देखें बहुत इजी है। को रेशियोज उसने इक्वल की हुई है, tan ए उसने इक्वल किया हुआ है cot बी के, तो a + b पूछ रहा है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो ना, यानी कि a एंगल और b एंगल इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो को रेशियोज उसमें इक्वल होती हैं। अब अगर tan a cot b के इक्वल है, tan की को रेशियो cot है, तो a + b इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। इसी तरह मेरा बेटा साइन ए बी कॉस बी के इक्वल होगा, अगर ए और बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री। इसी तरह सीकंड की को रेशियो कोसिकेंड है, तो सीकंड ए बी कोसिकेंड बी के इक्वल होगा, अगर ए और बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वहां पे उनकी जो को रेशियोज है मेरे बेटा वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये चीज आप लोगों ने नोट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का मैं आपको करवा कर आया हूं। अब ये देखिए इन साइड इसको डील करें और cos 4/5, तो इसका मतलब है cos इनवर्स 4/5। आप इसकी एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए। cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, ये परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 25 में से ये 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि ये अब आप लोगों के पास जो साइड थी ये आ गई 3। ये भी मैंने क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने करवा दिया है। अब साइन आपने निकालना है, तो साइन को चेक कर लीजिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 3/5 हमारे पास इसका आंसर है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप देखते हैं ना, तो द फोकस ऑफ द पैराबोला, मेरे बेटा याद रखिएगा, अगर राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है उस पैराबोला की ओपनिंग पॉजिटिव एक्स वाली साइड पे है। यही अगर राइट साइड पे एक्स नेगेटिव होता तो इसका मतलब होना था इस पैराबोला की ओपनिंग लेफ्ट साइड पे है, जहां पे एक्स नेगेटिव है। अब चूंकि एक्स पॉजिटिव है तो पैराबोला की ओपनिंग राइट साइड पे, और यहाँ पे इसका फोकस है A0। मेरा बेटा अगर आप इस पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर 4x को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो अब x का कोफिशिएंट 4a होता है, तो 4 को इक्वल रखें 4a के, यहां से a की वैल्यू आएगी 1, और इसका जो फोकस था वो A0 था, मतलब 1 0 आ जाएगा। तो यहां से अब अगर अब आप देखेंगे तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब अगर आप मूव करते हैं ना, तो इसको भी याद रखिए, अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, साइन जीरो भी जीरो हो जाएगा, टेन जीरो भी जीरो हो जाएगा। तो मैं हॉपिटल रूल्स अप्लाई करूंगा जो मैंने शॉर्टकट बताया था, ऊपर नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का अलग लें, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर लीजिए। वो अब आप देखेंगे तो ऊपर कॉस 0 डिग्री और नीचे सीकंड भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकंड स्क्वायर 0 डिग्री। कॉस 0 भी 1 होता है, सीकंड भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो यूं हमारे पास इसका आंसर 1 आएगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। एक और शॉर्टकट याद रखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इस तरह हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन ए एक्स आपको कैसे गिवन हो, साइन ए एक्स ओवर टेन बी एक्स, इस तरह साइन ए एक्स ओवर टेन बी एक्स, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर ए ओवर बी होता है। तो ये मेरे बेटा आप लोगों ने टेक्निक्स याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह भी वो आपसे पूछ सकता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन एक दफा आप लोग ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ। अब मेरा बेटा ये वाला क्वेश्चन देखें, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना है। देखिए, कोसाइन ऑफ एंगल इज 0.6। ठीक है, इफ द कोसाइन ऑफ एंगल इज 0.6, कॉस थीटा अगर आपके पास 0.6 है तो एंगल निकालना है। मेरे बेटा अब देखो, बैक सॉल्व करते हैं हम 30 डिग्री, तो हमें पता है जो cos 30 डिग्री है वो 0.5 होता है, 1/2, 0.6 नहीं होता, तो इसका मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन है। cos 45 डिग्री की भी हमें वैल्यू पता है, अगर आप देखो ना cos 45, अगर नहीं पता तो ये टेबल याद कर लें, पॉइंट्स के साथ भी और पॉइंट्स के बगैर भी। अब cos 45 डिग्री मेरे पास 0.707 होता है, तो ये भी नहीं, इसका आंसर 0.6 बन रहा। अब अगर मैं cos 60 डिग्री चेक करता हूँ मेरा बेटा, तो cos 60 डिग्री की भी वैल्यू मुझे पता है, वो कितनी होती है, 0.866, तो ये भी हमारे पास नहीं बन रहा, 0.6 नहीं बन रहा। तो अब मुझे पता चल गया कि 53.3 डिग्री हमारे पास 0.6 होता है, एक ही ऑप्शन बचा। तो आप चेक करें किस तरह से मैंने कैलकुलेटर के बगैर इस क्वेश्चन को डील किया, जो मुझे वैल्यूज पता थी उनके थ्रू। तो इस तरह मेरा बेटा आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की टेक्निक आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपको पता हो कि किस तरह क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, तब आप विद इन 1 मिनट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसको कैसे सॉल्व करना है, ए बी और ए की वैल्यूज निकालनी है। अब इसमें भी जो आपके पास एलसीएम है x+2 x+3, पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करें। तो जब पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 4 बन जाएगा a इंटू, इसको जब x+2 x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x+3 आ जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा प्लस b इंटू, इसको जब b ओवर x+3 को x+2 x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x+2 बन जाएगा। ठीक है, ये अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ से अब a b निकालना हमारे लिए बड़ा आसान है। मैं ये जो पहला x+3 है इसको 0 की इक्वल रख के यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी -3। जब मैं -3 इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो a इंटू -3 + 3 ये खत्म हो जाएगा, तो -3 + 2 तो ये -b बनेगा, -b इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू मेरे पास -4 आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी, -4। फिर आप लोगों ने जो x+2 है, जो b के अंदर x+2 है, इसको 0 की इक्वल पुट करें, तो यहां से x की वैल्यू आएगी -2, उसको जो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, -2 + 2, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, पीछे क्या बचेगा, -2 + 3 a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब यहाँ पे बच्चे जल्दी में मिस्टेक कर सकते हैं, 4 -4 वो c को टेक कर देंगे, जबकि इस क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा हुआ है b और a की वैल्यू रिस्पेक्टिवली, तो b की पहले आएगी, a की बाद में आएगी, तो b की कितनी थी, -4, a की कितनी थी, 4, तो -4 4, ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। बज़ाहिर क्वेश्चन इजी लग रहे होते हैं, मगर बेटा वो ट्रिकी होते हैं, तो आप लोगों की मेंटली आप लोगों का प्रेजेंट होना बहुत मैटर
करता है। अगेन अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें अब वो आपसे पीरियड पूछ रहा है कोसिकेंड का, और मैंने आपको बताया था कि कोसिकेंड हो, साइन हो, कोसिकेंड, साइन, कॉज और सीकेंड, इन तमाम का पीरियड पाए होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि पीरियड के एंगल के अंदर अगर कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा है तो वो पीरियड पे इंपैक्ट नहीं डालता। आपने बस देखना है एंगल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो थीटा के साथ टू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये स्टैंडर्ड पीरियड कोसेकंड का जो टू पाया था उससे जाके डिवाइड कर देंगे तो इसका पीरियड हमारे पास पाया आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि बीटा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। तो ये डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों के साथ NET 2 के जितने क्वेश्चंस आए थे उनको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको करवाया। अभी इसके अलावा और क्वेश्चन भी हैं, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आने वाले दिनों में आपको वो भी करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप देख सकते हैं कि नस्ट NETs के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, टॉप पोजीशंस ले रहे होते हैं हर NET में। मैक्सिमम बच्चे हमारे 150 में जा रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है बैचेस के अंदर। बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, हमारा बैच बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है। जो हमारे न्यू बैच में एनरोलमेंट की डेडलाइन 10 फेब थी, उसको हमने अभी 3-4 दिन और एक्सटेंड किया है। 15 फेब से पहले पहले आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ आपको NET 3 के लिए तैयार किया जाएगा बल्कि NET 4 के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। पहले एक चैप्टर समझाएंगे, उसके बाद उसका टेस्ट देंगे, वर्कशीट देंगे, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे, टेस्ट सेशन लिया जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।